ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस ईयर बजट। इस साल के बजट में देखो क्या क्या मेजर पॉइंट है, इनको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये पॉइंट बताए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ठीक है, ये अभी बताया। डिमांड फॉर ग्रांट, ठीक है। फाइनेंस बिल किस में है, ये पॉलिटी रिलेटेड एक्सपेक्ट है इसका, तो ये भी आपको पता हो, डिटेल में आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अभी। सेकंड, बजट प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिटेल आप देख रहे हैं। बजट कब अप्लाई होने अभी बताया था, फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट, दीपम भी कह रहे हैं। ये 5 पार्ट हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के, ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इस बजट की स्टार्टिंग हुई बातें नहीं इधर, गोल ऑफ अमृतकाल से। अमृतकाल किसको कहा था, 2 वर्ड यूज हुए थे, ठीक है। अमृतकाल, अमृतकाल कह रहे हैं जब इंडिया एट 75 टू इंडिया एट 100, यानी 2047 तक, फॉर कमिंग नेक्स्ट 25 ईयर्स। और एक और पॉइंट बताया था, आजादी का अमृत महोत्सव। ये किसको कह रहे थे बताओ, आजादी का अमृत महोत्सव पॉइंट क्या था, ये आप देख रहे थे। 75 वीक का सेलिब्रेशन, क्योंकि हम 75th इंडिपेंडेंस डे में आ रहे हैं, डाटा याद करना भी इजी। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स ओपन होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में, इसमें आएगा बजट में। 75 डीबीयू डिजिटल बैंकिंग यूनिट ओपन होगी, उसको याद कर लेना इंडिपेंडेंस से रिलेट करके, ठीक है। और आजादी का अमृत महोत्सव 75 वीक का जो पॉइंट है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें ये बताया गया था 12 मार्च 2021 से सेलिब्रेशन शुरू हुई और ये अभी चलेंगी 15 अगस्त 2022 तक, ठीक है। तो ये अलग है आजादी का अमृत महोत्सव, और अमृत काल अलग है। अमृत काल तो अभी 75th ईयर इंडिपेंडेंस शुरू हुआ और नेक्स्ट 25 ईयर्स। इसमें फोकस, पहला फोकस है ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर। इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, ठीक है। तो इंक्लूसिव वेलफेयर की बात हुई है, ग्रोथ एंड इंक्लूसिव वेलफेयर, ये पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये इंक्लूसिव वेलफेयर में क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, तो यहाँ आप देखेंगे ग्रोथ है, पर क्या ग्रोथ एग्रीकल्चर में भी है, क्या ग्रोथ वुमेन सेंट्रिक भी है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे क्या ग्रोथ बॉर्डर के विलेजेस पे भी है, जो कि इस बजट में भी आएगा। क्या ग्रोथ नॉर्थ ईस्ट में भी है, क्या ग्रोथ माउंटेन वाले स्टेट्स में भी है, बैकवर्ड जो एस्पिरेशनल हम कहते थे एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी है, ठीक है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक, तो ये सारा पॉइंट इसमें आएगा, ठीक है। कि ग्रोथ तो हो, लेकिन ये ग्रोथ हर सेक्शन को साथ लेके हो। सेकंड पॉइंट एमएसएमई का भी आएगा, सभी का इसमें आएगा। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट। अब सारे पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट्स हैं, ये टेक्नोलॉजी पे क्यों फोकस कर रही हैं, क्या पर्पस है टेक्नोलॉजी पे फोकस करने का, बताओ। देखो वो पॉइंट तो है ही, लेकिन अदर देन दैट आप देखते हैं टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी में ह्यूमन की तरह वैल्यूज नहीं होती, टेक्नोलॉजी ह्यूमन की तरह पार्शियलिटी नहीं करती। टेक्नोलॉजी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कास्ट क्या है, आप कौन से एरिया से हो, ठीक है। उन्हें इस चीज से कोई वो नहीं है, टेक्नोलॉजी है एक ऑप्शन है तो सबके लिए क्या है, इक्वल है बिल्कुल। इसलिए गवर्नमेंट इस तरह की इनिशिएटिव लाती है, वन नेशन वन पोर्टल, वन नेशन वन देश, ठीक है। सो दैट ये सबके लिए क्या हो, इक्वली एक्सेसिबल हो, चाहे कोई कंट्री में किसी पार्ट से भी कर रहे हैं, प्रोवाइडेड वहां भी कनेक्टिविटी वगैरह है तो, ठीक है। और नहीं तो उसको बनाने के लिए भी इसमें इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्रोथ चाहिए, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे के वर्ल्ड को देखकर, तो उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन को लेकर आप देखेंगे इसमें वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मीनिंग है, वर्चुअस साइकिल। जैसे इस बजट में आप देखो गवर्नमेंट ने कहा 25,000 किलोमीटर की रोड बनाएंगे, 25,000 किलोमीटर। अब जैसे ये रोड बनाएंगे तो लोग कहते हैं भाई अलग से रोड बनाने क्या फायदा, फायदा तो है, कितने लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लेबर्स को, इंजीनियर्स को, ठीक है। फिर उस रोड को बनाने में बिटुमन, कोल और सीमेंट जो आप देख रहे हैं जिससे बन रही है, ये सारी इंडस्ट्रीज को बूस्टअप, फिर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें स्टील और इन सब का यूसेज, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ इन चीजों की डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, और इनकी कंजम्पशन भी होगी, ये सेक्टर और ग्रो करेंगे। और
इसके साथ आप देखेंगे जिन लोगों को हायर किया उनको इनकम मिली तो उनकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर वो कंजम्पशन बढ़ाएंगे, उसके लिए फिर मार्केट्स को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और फिर से ज्यादा लोगों को हायर करना होगा। तो ये पूरा वर्चुअस साइकिल ग्रोथ का चल रहा होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने कोई बड़ी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बना दिया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ आ जाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके साथ कैसे आ रही है, तो इसका सिंपल सा एग्जांपल आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने देखा कि उस रोड के साथ कोई पेट्रोल पंप ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं उसी रोड के साथ कोई होटल, अलग अलग आप जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। तो लिखा क्या है, इसलिए वर्चुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट क्राउड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में दो टाइप आप देखते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और, ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट सबको बताओ। जब आप इकोनॉमी को लेकर डिस्कस करें तो इकोनॉमी में आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट को भी आप दो वे से देखेंगे, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो की इन्वेस्टमेंट, वो पब्लिक में आ जाएगा। प्राइवेट में क्या आते हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं बच्चे, बताओ प्राइवेट में क्या आएगा। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, किस में आएगा, प्राइवेट में आएगा, पब्लिक में आएगा, प्राइवेट में। तो प्राइवेट में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, हाउस होल्ड भी आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आ रहे हैं और कंपनी भी आ रही है, ठीक है। ये बेसिक सा पॉइंट याद रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे। और जो एक्सपेंडिचर का पॉइंट आप देख रहे थे, सेम विद एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में भी आप देखेंगे प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब पब्लिक में फिर से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट, और प्राइवेट में आप देखेंगे इंडिविजुअल एंड कंपनी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड आएंगे और कंपनीज, ये सब आप देखते हैं, ठीक है। क्लियर है ये, यही रीजन है। अभी देखो जीडीपी निकालने के 3 मेथड रहते हैं जीडीपी के रिगार्डिंग, जिसमें से एक मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C + G + I + X - M, ठीक है। नहीं तो एक बार यहाँ देख लो, C का मीनिंग क्या, प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है। G से मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो पैसे हमने गवर्नमेंट को दिए टैक्सेस के फॉर्म में, वही पैसा गवर्नमेंट वापस लगाएगी हम ही लोगों पे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ स्कीम, पेंशन, सब्सिडीज एंड ऑल। आई से आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई से इन्वेस्टमेंट। X - M, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आपको पता है अभी पिछले साल तो कुछ अच्छा किया एक्सपोर्ट में, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री में क्या ज्यादा रहते हैं, इंपोर्ट ज्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ गड़बड़ आता है, ट्रेड में डेफिसिट होता है, ठीक है। तो आप देखते हैं तो यहाँ से तो कोई उम्मीद नहीं है जीडीपी उतना जल्दी से बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा क्या, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन अभी कम है क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। कोई नई फैक्ट्री लगाए वो ये सोच के डरते हैं कल को लॉकडाउन लग जाए, खर्चा कैसे निकालूंगा, लोगों की सैलरी कैसे दूंगा, फिर मजदूर यूनियन ये सब कम्युनिस्ट से पहुंच जाते हैं फैक्ट्री बात धरना देने, पैसे दे दो, फैक्ट्री ना ले तो भी दे दो, कैसे हो गया, दिक्कत हो जाती है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो नॉर्मल कंजम्पशन है वो कम हो रही है, वही रीजन है इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है, ठीक है। भाई कंजम्पशन कम है उसको देख के इन्वेस्टमेंट भी कम है, तो बचता क्या है, गवर्नमेंट। इसीलिए इस बजट में आप देखोगे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है 35.4% से ज्यादा, क्योंकि किसी को तो कुछ करना पड़ेगा जीडीपी बढ़ाने के लिए। पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से डिस्ट्रप्शंस आप देख रहे हैं, तो ये कैपेक्स का पॉइंट आप देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कितना इंक्रीज किया है, 35.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है इसी के साथ, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट किस वे से,
ये समझ में आया क्या मीनिंग होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एंड जीडीपी के एक्सपेंडिचर मेथड का। कोई भी सामान हम सब लोग खरीदते हैं किसमें आता है, प्राइवेट कंजम्पशन में। आपने नोटबुक खरीदी किसमें आएगी, प्राइवेट। आपने टूथपेस्ट खरीदा किसमें आएगा, प्राइवेट। गाड़ी तो भी प्राइवेट, स्कूटी प्राइवेट, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, सब्सिडीज में, ठीक है, पेंशन में, सैलरी में, ये सब, ठीक है, डिफेंस पे। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करते हैं हम, पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। और एक्सपोर्ट, इसमें वैसे ज्यादा आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आते हैं, गवर्नमेंट के एंड से तो क्योंकि एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। अब आते हैं फिर से बजट पे। तो आपने 3 गोल्स देखे थे अमृत काल के। इस बार के बजट को ना 4 प्रायोरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 4 प्रायोरिटीज क्या है इसको समझ लो। ये 4 प्रायोरिटी समझ आ गई तो बजट भी क्लियर हो गया। ऐसे समझ लो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। आपकी बुक में यूनिट्स होती हैं, वो किस लिए होती है भाई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, टॉपिक वाइज हो जाए, चीजें थोड़ी ईज में आ जाए। यहाँ पे भी वही है। ये 4 प्रायोरिटी में पूरा बजट डिवाइडेड है। पहली प्रायोरिटी है गति शक्ति। इसको आप क्या समझोगे, किसके ऊपर बेस है ये, इंफ्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस है पूरी प्रायोरिटी। इंफ्रा में अब क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे रोड की, फिर रेल, फिर आप देखेंगे पोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक है, ये सारे पॉइंट आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वाटरवे, ठीक है, वाटर के रिगार्डिंग पॉइंट आएगा, जैसे रोड के लिए हाईवे, पानी के लिए वाटरवे, नेशनल वाटरवेज रहते हैं। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे इस बार नया जो आप पॉइंट देख रहे हैं, मास ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट। और 7th यहाँ किसकी बात की है, लॉजिस्टिक। ये 7 क्या पॉइंट हैं, इन 7 को आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ने इस बार इनको रखा है किस पे, ये 7 इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फर्स्ट इंजन, सेकंड इंजन, लाइक दिस, ठीक है। ये 7 इंजन ऑफ ग्रोथ बताए हैं, 7 इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इनको आप देख रहे हैं 7 इंजन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये 7 इंजन ऑफ ग्रोथ है। क्लियर है पॉइंट, यस। कोई डाउट यहाँ तक। तो पीएम गति शक्ति में किसकी बात की है, 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ। ये पीएम गति शक्ति के 7 इंजन्स रहेंगे। फिर आते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें कौन से इनिशिएटिव आएंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, इसमें आप देखेंगे जो इनिशिएटिव हैं वो इनिशिएटिव आपके एग्रीकल्चर बेस्ड, ठीक है। इसमें आएगा अबाउट एग्रीकल्चर, वुमेन, ठीक है। और इसमें पुअर पीपल के लिए, एमएसएमई के लिए, ठीक है, बॉर्डर के विलेजेस के लिए, और जो बैकवर्ड विलेजेस, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं किसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के लिए, वुमेन के लिए, पुअर पीपल के लिए, एमएसएमई, बॉर्डर विलेजेस, एस्पिरेशनल नॉर्थ ईस्ट, इन सब के लिए यहाँ पे आएगा इंक्लूसिव में, ठीक है, इंक्लूसिव में आएगा। फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से हो, भाई ये सारे प्रोविजन तो बता दिए, कौन फाइनेंस करेगा, फाइनेंसिंग किस वे से हो। तो फाइनेंसिंग में यहाँ बोले हैं सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये एक कंसेप्ट कैपेक्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस का कंसेप्ट आया, ब्लेंडेड फाइनेंस, ठीक है। तो ये कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इसको लेकर ये फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट वाली प्रायोरिटी में आया है। 4th प्रायोरिटी ये नेम से क्लियर है, ये किसके ऊपर बेस आप देख रहे हैं। सनराइज अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ऐसे सेक्टर्स जो फ्यूचर में ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो सनराइज सेक्टर कह रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड सनराइज अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फ्यूचर इनकम ड्राइवन जो सेक्टर्स हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, ये सारे पॉइंट, ये 4th प्रायोरिटी हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है 2nd। अब इन सब प्रायोरिटी में ना कुछ एक नई स्कीम्स है, नए इनिशिएटिव्स हैं, ये सब हम 1 on 1 देखते हैं। पहले बेसिक पता चल गया, ये समझ आ गया तो बजट ऑलमोस्ट आपको ओवरव्यू पता चल गया, जैसे चैप्टर पता चल जाते हैं बुक के। अब इसमें है क्या, एक एक पॉइंट देखते चलो और डन करो इसको, ठीक है। तो एक जो चीजें आपको पता है ना, बजट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है गुड इनफ, पैसे जाए तो भी हमारा मिस ना हो, और अगर डायरेक्ट नहीं भी आ रहा है, लिख लिया था ना सबने या कुछ पेंडिंग था इसमें, एक बार देख लो, लिख लो इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट बजट की क्या रहती है,
आगे के सारे करंट अफेयर इस पे बेस है, पिछले पढ़े तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। स्टिल इट्स विन विन गेम फॉर यू, तो बहुत जरूरी है बजट को पढ़ना। आगे आने वाले करंट अफेयर तो है ही रेलिवेंट, और जो पहले पढ़े हैं उनके भी बैकग्राउंड में आप इसको देख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बजट को यहाँ आप देख रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं। लिख लिया ये पॉइंट सबने, ठीक है। यस, डन, ठीक है। अब देखो, जो पुराने पॉइंट है उनसे हम कैसे याद कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है, ये तो तुम्हें अब याद हो गए होंगे। मैंने तुम्हें कहा था रोड के रिगार्डिंग एक स्कीम बताओ और पोर्ट के रिगार्डिंग स्कीम एक जैसे नाम की थी, और इस बार वैसी स्कीम किसके नाम पे आई है? हिली स्टेट्स के नाम पे। सर सागर माला और भारत माला। यस, अब एक और स्कीम आई है इस बजट में, पर्वतीय राज्यों के लिए पर्वतमाला, ठीक है। तो देखो याद करना इजी हो गया, पहली दो पता है तो ये भी हो जाएगा। पहले जो स्कीम थी, कौन सी स्कीम थी? भारतमाला रोड के लिए, भारतमाला, ठीक है। पोर्ट के लिए कौन सी स्कीम? सागरमाला। और अब आप देख रहे हैं हिली स्टेट के लिए स्कीम आई है पर्वतमाला, पर्वतीय राज्यों के लिए पर्वतमाला, ठीक है। तो ये याद हो जाए, ये नई स्कीम है इस बजट में, पर्वतमाला, ठीक है। अब हिली स्टेट में क्या? हिली स्टेट में आप कौन सी स्टेट्स का एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं? वैसे तो हिली स्टेट में क्वाइट ऑब्वियस है, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा। लेकिन कुछ एक पॉइंट है जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया है इन हिली स्टेट्स में भी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ज्यादा फोकस इस पे किस पे किया गया है, ठीक है। ये ज्यादा फोकस आप देख रहे हैं, ये किया गया है इसमें। एनीवेज ये लिखते चलेंगे इस पे कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हो गई हैं, नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स हैं, इसके अलावा JNK और लद्दाख तो है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसके रिगार्डिंग आप देखें। पर्वतमाला पर ज्यादा फोकस किस पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस आप देख रहे हैं। इस स्कीम से क्या होगा? इस स्कीम से रोपवे बना रहे हैं, रोपवे, ठीक है। यहाँ क्या बनेंगे? 8 रोपवे बनेंगे 60 किलोमीटर की लेंथ से, 8 रोपवे बनेंगे 60 किलोमीटर की लेंथ से, 8 रोपवे। रोपवे के लिए अब देखो, तुम्हें करंट में क्या बताया था रोपवे में, न्यूज में? इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले कौन से रोपवे आप पढ़ते थे? आपको 2 रोपवे बताए थे बन चुके हैं, और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक रोपवे आप देख रहे हैं असम में बना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, गुवाहाटी में 2 साल पहले, ठीक है। और एक रोपवे गुजरात के गिरनार में है, ये भी सबसे लंबा रोपवे एट प्रेजेंट, गुजरात के गिरनार में, ठीक है। ये अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और तीसरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन का है, ये यूपी के वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ऐसी न्यूज मंडी के लिए हिमाचल प्रदेश में भी न्यूज थी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी न्यूज थी, धर्मशाला, ये मंडी से रिलेटेड थी या किससे रिलेटेड? हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं एक न्यूज आई थी, न्यूज अबाउट वन रोपवे, ठीक है, मैक्लियोडगंज के रिगार्डिंग थी या इस तरह से थी न्यूज, ठीक है, न्यूज अबाउट वन रोपवे, वहां पे भी थी। रोपवे में क्या रहता है? इसमें आप देखते हैं कि नॉर्मल से, जैसे सड़क पे नहीं, इसको आप देख रहे हैं ऊपर केबल होगी, और उस केबल के ऊपर ये पूरा अटैच होके और रन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट इधर रहेगा। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा अब देखो नई स्कीम याद हो जाएगी, कौन सी स्कीम है? पर्वतमाला, ठीक है। अब 2-3 नई स्कीम और लिखते हैं। एक बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनके लिए नई स्कीम आई है, और जो बैकवर्ड हम कहते थे, ये आजकल जिसके लिए हम क्या वर्ड बोलते हैं? एस्पिरेशनल। तो पहले थे ना एस्पिरेशनल, ये ब्लॉक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, 112 इसमें थे, ठीक है। अब की बार क्या स्कीम आई है? बॉर्डर के विलेजेस और एस्पिरेशनल के रिगार्डिंग एक आप इसमें स्कीम देख रहे हैं, बॉर्डर के विलेजेस के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या रहेगा?
बॉर्डर के विलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, कोई फॉरेन एनिमी कंट्री की ट्रूप आए तो अपनी ट्रूप्स पहुंच पाए। आज के टाइम में तो लड़ाई इसी चीज पे है, ठीक है। अगर हमने डेवलपमेंट नहीं की तो कोई और एडवांटेज उठा लेगा, ठीक है। हम सेफ नहीं कर पाएंगे अपने बॉर्डर्स को। और दूसरा, यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़िया हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, ऑल दैट, कोई डिस्टरबेंस हो यहाँ के लोग इन्फॉर्म भी कर पाए रिगार्डिंग अथॉरिटीज को, और यहाँ पे दूरदर्शन वगैरह की प्रेजेंस हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट और कनेक्ट होके और यहाँ टूरिज्म को भी डेवलप करना चाह रही है। जैसे कई लोग आते हैं, भाई ये भारत की सीमा का आखिरी गांव है, तो लोग देखने के लिए आते हैं, ठीक है। ये सब सेंटर में, और उन लोगों की से इनकम वगैरह जनरेट भी हो। तो ये सारे पॉइंट, वाइब्रेंट विलेज। और एक आप देखेंगे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये किसके लिए है? जो बैकवर्ड ब्लॉक है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, उनके लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक। और इसी तरह एक और तीसरी, ये फोर्थ न्यू स्कीम आप देख रहे हैं, उसका नेम है पीएम डिवाइन। पीएम डिवाइन ये किसके लिए? नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का इसको पीएम गति शक्ति टाइप समझ लो। नॉर्थ ईस्ट का पीएम गति शक्ति टाइप क्या होगा? पीएम डिवाइन होगा, डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन, ठीक है। तो ये सारी स्कीम, अब ये सब नई स्कीम है। ये नई स्कीम जरूर याद रखोगे। मान लो कोई पैसेज आए, मतलब वो आप देखते हो, आपसे जानना चाहेगा ना कौन कौन सी नई स्कीम इस बार के बजट में अनाउंस हुई। पीएम डिवाइन है, वाइब्रेंट विलेज है, एस्पिरेशनल ब्लॉक है, पर्वतमाला है। ये तो कुछ कॉमन सी स्कीम मैंने आपको बताई है। क्लियर है ये? ठीक है, ये सब स्कीम याद हो जाएंगी। यस, आगे बढ़े। अब इसको हम थोड़ा इन्फोग्राफिक से देख लेते हैं, जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं, ठीक है। इसी को इन्फोग्राफिक से देख लो, ये थोड़ा इजी हो जाए आपके। देखो अब इस पे, इस बजट में बड़ी फिगर्स क्या है? टोटल बजट का एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हैं 39.45 लाख करोड़, ठीक है। जो पॉइंट इसमें आपको नोट करने है इसको मैं टिक कर देता हूँ। सेकंड, आप ये लिख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट कितना है, ये लास्ट में समझाऊंगा, ये आपको निकाल के दिखा दूंगा 6.4 6.8 कैसे है ये, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 35.4%, यानी ये बजट कितनी अमाउंट का है? 39.45 लाख करोड़ अमाउंट का है ये बजट, ठीक है। पिछला बजट था 35 लाख करोड़ का। बजट के लास्ट में फिर हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। एनीवे, जब इसको लिखोगे लास्ट में समझाता भी हूँ उसके ऊपर। क्रिप्टो करेंसीज का कितना पॉइंट है? भाई क्रिप्टो करेंसी नहीं, एक्चुअल में इसको क्रिप्टो एसेट कहेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है इसको क्रिप्टो एसेट्स कहेंगे, और इस पे 30% टैक्स, 1% टीडीएस, ठीक है। ये सारे पॉइंट यस विजिबल है सबको लास्ट तक इधर, ठीक है। कोई पॉइंट पे डाउट हो, विजिबल ना हो तो बता देंगे, ठीक है। विजिबल है, आगे बढ़े। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही शॉर्ट में कैपेक्स लिखते हैं, कैपेक्स। अमाउंट कितनी है? 7.5 लाख करोड़, परसेंटेज इंक्रीज 35.4, ठीक है। यस, रिटर्न। ठीक है, लिख लिया सबने। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक स्कीम जो पहले भी आपने पढ़ी थी, ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एमएसएमई के लिए, उसमें 5 लाख करोड़ रुपीस, और इसको बढ़ा दिए नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, मार्च 23 तक। ECLGS स्कीम, इसमें कितनी अमाउंट है? 5 लाख करोड़। एमएसएमई के रिगार्डिंग ये स्कीम है, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के टाइम में आई थी, ठीक है। उस टाइम ये स्कीम थी। चलो इसके सारे इनिशिएटिव एक साथ बता दूंगा एमएसएमई के। पहले इस पॉइंट को लिख लो, 5 लाख करोड़ एमएसएमई एक्सटेंडेड टिल नेक्स्ट ईयर मार्च 23, ठीक है। उस टाइम ये था, इमरजेंसी लोन मिल जाए, इमरजेंसी क्रेडिट मिल जाए, और बिना गारंटी के, विदाउट कोलैटरल का लोन मिल जाए। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2020 में भी आया था, तब इसकी अमाउंट 3 लाख करोड़ होती थी। फिर ECLGS 2.0 आया, फिर ECLGS 3.0, अभी ये जो 3.0 है इसी को एक्सटेंड कर दिया है मार्च 2023 तक, ठीक है। ECLGS 3 एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023। यस, आगे बढ़े। नेक्स्ट, स्टेट की बोरोइंग लिमिट 1 लाख करोड़। स्टेट को क्या है, आप 1 लाख करोड़ बोरो कर सकते हो। 50 ईयर का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है,
ठीक है। 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन, 1 साल का आपको टाइम है, 1 साल में आप ले सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 लाख करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन है फॉर 50 ईयर्स, 50 ईयर्स तक रिपेमेंट करते रहना। इंफ्रास्ट्रक्चर के पुश के लिए नेशनल हाईवे को एक्सटेंड करके 25,000 किलोमीटर तक लेके जाएंगे पीएम गति शक्ति से, और इसके ऊपर खर्च करेंगे 20,000 करोड़। ठीक है, तो नेशनल हाईवे टू बी एक्सटेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर। नेशनल हाईवे का नेटवर्क बढ़ा के कितना लेके जाना है 1 साल में? 25,000 किलोमीटर तक। ठीक है, लिख लिया है सबने? यस, रिटर्न। आगे बढ़े, क्लियर है सबको? ठीक है, डेफिसिट और बाकी पॉइंट ये मैं आपको लास्ट में समझाता हूँ। ठीक है, लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा बताता हूँ। BERE, डेफिसिट, ये सारे पॉइंट देखते हैं। पहले अब आराम से बजट को देखते चलते हैं। अब बजट में देखो क्या क्या पॉइंट है, सेक्टर वाइज हम इसको देखेंगे। ठीक है भाई, किस सेक्टर के लिए क्या अनाउंसमेंट है, किस वे से 1 on 1 हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम इस पे देख रहे हैं क्या, पीएम गति शक्ति। ठीक है, यहाँ देखते चलो। फर्स्ट पॉइंट पीएम गति शक्ति। अब पीएम गति शक्ति में आपको बताया था क्या क्या चीजें आपको देखनी है पीएम गति शक्ति में। रोड, ठीक है, तो रोड को कहां तक लेके जा रहे हैं? 25,000 किलोमीटर तक, और 20,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने हैं। तो जब हम रोड की बात करें, रोड को कहां तक लेके जा रहे हैं? ठीक है, रोड नेटवर्क को लेके जा रहे हैं 25,000 किलोमीटर तक। वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में है। ठीक है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में है। ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में आप देख लीजिए। और रोड की जब हम बात कर रहे हैं, मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी है मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ठीक है, नितिन गडकरी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट लिख लिया अमाउंट और एक्सटेंड कब तक करना है। स्कीम इसकी सबसे बड़ी कौन सी है? भारतमाला। ठीक है, समझाया। स्कीम कौन सी है? भारतमाला। वैसे भी आपको बताया हुआ है। रोड की बात करें, नेशनल हाईवे मेंटेन होते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट हाईवे कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे ही जो आप विलेज के रोड देखते हैं, इसके लिए आप देखते हैं स्कीम कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसे जो नेशनल हाईवे के लिए सबसे बड़ी स्कीम भारतमाला। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट। बॉर्डर के जो रोड है वो कौन बनाता है? BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड जब आप देखते हैं, बॉर्डर रोड के लिए BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BRO। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉर्डर रोड के लिए BRO। मैं इन सब टॉपिक का स्टैटिक भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ, सो दैट आपको वो चीज भी आप रिकॉल भी कर पाओ, इजी हो जाए थोड़ा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। रोड के बाद फिर हम देख रहे हैं रेलवे। रेलवे में क्या अनाउंसमेंट है? देखो इसको कैसे याद रखोगे। रेलवे में एक अनाउंसमेंट आप क्या देख रहे हैं? 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इसका कंसेप्ट लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए, जैसे अपने इधर मैहर में एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, मान लो ये कहीं अपने प्रोडक्ट को अलग वे से हमने करना है, तो रेलवे के साथ टाई अप करें, रेलवे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, रेलवे स्टेशन भी पास में है, तो ये कर सकते हैं। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इनका नाम होगा, और इनका बिजनेस बढ़ेगा, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सार का भी उससे नेम जाएगा, तो इसके लिए 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। और 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क पे लगा रहे हैं इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नेम है कवच। कवच टेक्नोलॉजी। जो ये कवच टेक्नोलॉजी है, ये एंटी कोलिजन सिस्टम है। गाड़ियों की इससे एक्सीडेंट नहीं होंगे। ठीक है, रेलगाड़ी दुर्घटना में लोगों की डेथ नहीं होगी। क्यों? ये मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है, और इसको वर्ल्ड क्लास जो हम पैरामीटर्स देखते हैं वो मिले हैं, मतलब उसको इन्होंने पास किया है। और कवच में क्या होगा? कवच एक डिवाइस की तरह है, ये गाड़ियों के आगे पीछे लगा दिया डिवाइस,
जिससे एक तरह से रेडियो वेव का एक एनवलप बना लेंगे ये। और जब दूसरी गाड़ी आएगी उसका भी उसमें भी कवच लगा हुआ है, वो भी रेडियो वेव का एनवलप बनाएगी, तो इमीडिएट उसमें ब्रेक लग जाएंगे विद सम डिस्टेंस, और गाड़ियों का कोलिजन नहीं होगा और लोगों की लाइफ बच जाएगी। तो अभी इसको टेस्ट कर रहे थे, अब ये पूरा हो चुका है तो अप्लाई कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर ऑफ रेल नेटवर्क पे अप्लाई होगा, ठीक है। रेल कवच, रेल सेफ्टी के लिए क्या है, रेल कवच, ठीक है। कवच, कवच को याद रखते, महाभारत में कर्ण के पास भी कवच थे, कवच कुंडल ले लिए थे उससे, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट आगे बढ़ेंगे। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन जो हैं अब 400 नहीं आएंगी। ये कहां से बनती है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ICF चेन्नई से बन रही है, ठीक है। मेड इन इंडिया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से बन रही है। अभी इंडिया में 2 ही चल रही है वंदे भारत ट्रेन। पहली वंदे भारत कहां से कहां चल रही है, दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी के लिए, और दूसरी वंदे भारत आप देख रहे हैं PM की कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रही है, ये चल रही है दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। जो वंदे भारत और तेजस है, इस लेवल की अभी कोई ट्रेन इंडिया में नहीं है, और कोई इस लेवल की ट्रेन पहले पैसेंजर्स के लिए आई भी नहीं, ठीक है। अलग ही क्लास है ये, मेट्रो वगैरह इन सबसे बेटर है ये, वैसी फैसिलिटीज दिल्ली मेट्रो वगैरह ये सब भी कुछ भी नहीं इसके आगे। तो ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ऐसी 400 ट्रेन, और इससे पहले एक अनाउंसमेंट थी, वो थी 15 अगस्त को की थी PM ने, एक साल में 75 वंदे भारत ट्रेन। अब क्या कहा है, 3 साल में, याद रखना है 400 ट्रेन कब है, 3 साल, एक साल में 75 है, 400 ट्रेन है 3 साल में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, जब एक साल में 75 का, तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था 28 स्टेट 8 UT, सारों में 2-2 चले तो भी हरियाणा में आ जाएगी क्या, 36 × 2 72, तो मैं सोच रहा एक आध तो ही जानी चाहिए। अब 400 आई, अब मेरे को पक्का लग रहा है अब तो 2-3 आ ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे, लॉजिस्टिक वगैरह का जैसे पॉइंट बताया। लॉजिस्टिक्स पे एक्चुअली होता क्या है, लॉजिस्टिक्स जो हब होते हैं किसका काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग का काम करते हैं, मेजरमेंट का काम करते हैं, ठीक है। स्टोरेज, ग्रेडिंग, मेजरमेंट, ये सब काम करते हैं लॉजिस्टिक हब। तो यहाँ पे एक साथ, ठीक है, इन गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स पे, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं भाई, इनका क्या पर्पज होगा। आप सब लोग अपने हिसाब में, अच्छा रेड टेप के शोरूम पे तो गए होंगे इधर, ठीक है, चाहे यहाँ गए हो टाउन पार्क की तरफ या और किसी पे, रेड टेप पे कुछ एक जैकेट्स आजकल ये सब आप देखोगे, उसको उठा के पढ़ना मेड इन इंडिया, ठीक है। उन कुछ एक जैकेट्स पे मेड इन इंडिया नहीं है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। आज मैं पहन के नहीं, अगली क्लास में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं भी लिया बाद में, देखा ये क्या मेड इन बांग्लादेश, ठीक है। तो वो उसमें आप देख रहे हैं मेड इन बांग्लादेश क्यों है, अब यहाँ इजहार तक तो पहुंच गई, तो ये कैसे पहुंची होगी, हो सकता है कि बाय वोटर ये कहां तक आए हो, कोलकाता पोर्ट तक, फिर आगे ये बाय रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, और फिर इजहार से ट्रक में आगे आए हो, और फिर एक साथ यहाँ पे ऑफलोड कर दिया सामान, ठीक है। तो ये सारी डेवलपमेंट, इसके लिए जितने स्टोरेज वाले लॉजिस्टिक बेटर होगा, उतनी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। और यहाँ मेजर भी करते हैं, ग्रेडिंग भी, ग्रेडिंग मतलब कोई और खाने प्रोडक्ट, कोई दूसरे एग्रीकल्चर रिलेटेड है, एग मार्क लगा देंगे, कोई ISO स्टैंडर्ड वाले प्रोडक्ट है उस पर वो लगा देंगे, वो ग्रेडिंग क्या देंगे। लॉजिस्टिक का मीनिंग सबको समझ में आया, ठीक है। और एक और एग्जांपल है, आप सब लोगों ने पोटैटा के बिस्किट्स खाए होंगे, ठीक है, तुम्हें अच्छे लगते होंगे चिप्स की तरह, ठीक है, अच्छे लगते हैं। लेकिन ये पोटैटा भी क्या है, मेड इन बांग्लादेश है, कभी इस पे पढ़ो, कोई वो रेड वाले पोटैटा की है ना, ये उस पे पढ़ो, लिखा क्या हुआ है, बांग्लादेश है ये, मेड इन बांग्लादेश। वो भी फिर इसी तरह यहाँ से घूमते फिरते यहाँ तक आते हैं। अपने इधर थोड़ा भाई एंटी इंडस्ट्री माहौल भी कुछ लोग क्रिएट करते रहते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और उसके अलावा जो चीज जहाँ की अच्छी है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो अपने आप आएगी, ठीक है। या तो हम यहाँ खुद बनाए पोटैटा की तरह, नहीं तो फिर लोग तो चाहेंगे लोगों की लाइफ अच्छी होने, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, इंडिया से आए, बाहर से आए लोग तो प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट इस पे रहेंगे। आगे बढ़े, क्लियर है रेलवे वाला पॉइंट, तो रेल और रोड वाला आपने पॉइंट देख लिया। अब इसके बाद फिर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक और पॉइंट इसमें था, ये भी लिख लो, ठीक है, इसी के साथ ही लिख के और आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट और क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ठीक है, फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल क्या, इसी जगह पे आप देखें रेल से कनेक्टिविटी, इसी जगह पे
रोड से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट को भी कोई रोड जा रहा है गुड इनफ, एयरपोर्ट पास हो तो, और अगर कोस्टल स्टेट है पोर्ट पास हो तो भी बेटर है। एक ही साथ सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आए सो दैट सामान को इकट्ठे करना, भेजना, डाइवर्ट करना और उसकी ग्रेडिंग करना इजी हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे है, तुम्हें एक एग्जांपल बताया हुआ पिछली क्लास में। आप में से कितने लोग आनंद विहार आईएसबीटी पे गए हुए, वो लोगों के लिए इजी होता है। आनंद विहार आईएसबीटी है जो बस स्टैंड है, जैसे कश्मीरी गेट आईएसबीटी है दिल्ली में, वैसे आनंद विहार आईएसबीटी। तो आनंद विहार आईएसबीटी का बस स्टैंड खत्म होता है, उसके साथ लगती दीवार है रेलवे स्टेशन, और उन दोनों के बीच में ऊपर क्या बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एक ही जगह पे, लोगों को कितना ईजी होता है। ये नहीं रेलवे स्टेशन से उतरे ऑटो लेके भागो अब दूसरी तरफ, फिर वहां से एक ऑटो लेके मेट्रो की तरफ भागो। तो ये ईज ऑफ लिविंग यही तो होता है, जितनी सारी चीजें पास आएंगी उतना लोगों के लिए अच्छा होगा, टाइम सेव होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा। ठीक है, और अगर यही सामान में आए तो उसके लिए बेटर, इधर उधर सामान ले जाने वेस्टेज और ये सारे इशू भी रहते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो याद कैसे रखना है, 400 400 400 क्या है, 400 क्या चीज है इसमें, वंदे भारत ट्रेन। 4 क्या है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और 100 क्या है, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। हो गया 400 याद, 400 याद रखना है, 4 है 100 है 400 है। ठीक है, 3 चीजें हैं, 4 है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 100 क्या है पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और 400 क्या है ट्रेन है। तो 400 400, ठीक है, ये याद कर लोगे, सिंपल सा ट्रिक कैसे, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ आपका ये वाला डेवलपमेंट वाला पॉइंट कंप्लीट हुआ। फिर कौन सा पॉइंट आपका रहता है, वो पॉइंट आपका किससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया पर्वतमाला। पर्वतमाला स्कीम में क्या है, 8 रोपवेज बनेंगे। ठीक है, पर्वतमाला स्कीम से आप क्या देख रहे हैं, कितने रोपवेज, 8। ठीक है, 8 रोपवेज की बात कर रहे हैं, ये भी आपको शो कर देता हूँ, यहाँ से देखते चलो ये। ठीक है, देखो इसमें 8 रोपवेज की बात हुई है। एनीवेज इसके स्लाइड इसमें इंक्लूड नहीं हुई, इसको लिख के लो। ठीक है, नहीं तो बताया था अभी आपको किसके रिगार्डिंग 8 रोपवेज किससे बनेंगे, पर्वतमाला स्कीम से। ठीक है, पर्वतमाला स्कीम से आप देख रहे हैं 8 रोपवेज। और स्टेट्स इसमें आपने कौन सी लिखी है, जितनी आपकी ये हिली स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सब हिली स्टेट्स आप इसमें देखते हुए चल रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके बाद कौन सा सेक्टर, फिर दूसरे सेक्टर पे आते हैं। पर्वतमाला का आपने एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट सेक्टर हम देखते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर पे आते हैं। एग्रीकल्चर में देखो क्या क्या डेवलपमेंट है। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू एमएसपी, सो दैट एमएसपी के नाम पे कुछ झूठ कोई और इस तरह के इनिशिएटिव और जो भी ये रहते हैं सब ना हो। एमएसपी सीधा फार्मर्स के डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, और गवर्नमेंट ये भी बताएगी कितनी स्टेट के कितने फार्मर्स के अकाउंट में एमएसपी आ चुका है। ठीक है, ये सब पब्लिक डोमेन में होगा। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो पूरे इंडिया में, जैसे अपने इधर भी चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAU, तो यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में सिलेबस रिवाइज होगा। ठीक है, सो दैट अभी यस नेक्स्ट पॉइंट क्या देख रहे थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में सिलेबस रिवाइज होगा। इसका पर्पस क्या रहेगा, सो दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो अब यूथ पढ़ रहा है उसे भी पता हो, वो बता पाए उनके पेरेंट्स को। ठीक है, उनकी फैमिली में जो कोई एग्रीकल्चर कर रहा है वो उन्हें समझा पाए। गवर्नमेंट समझाती है तो लोग जल्दी से उस पॉइंट पे गौर नहीं करते हैं, पर अपने घर के कहेंगे तो शायद वो इस पॉइंट को एक्नोलेज करें। क्योंकि आप देखते हैं ओवर यूज हो रहा है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का, जिसकी वजह से सोइल की क्वालिटी खराब हो गई है और वाटर जो है कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है। ठीक है, और उसकी वजह से अपने यहाँ इधर हरियाणा पंजाब में कैंसर के केसेस भी देश में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो अब हमें धीरे धीरे काम स्विच करना पड़ेगा, कुछ जहां तक पॉसिबल हो नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग। ठीक है, इन सब इनिशिएटिव पे। तो ये इनिशिएटिव पे पहला इसमें पॉइंट क्या है, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, ये प्रमोट होगी थ्रू आउट द कंट्री। इसका एक एग्जांपल शुरू कर रहे हैं गंगा कॉरिडोर से। गंगा कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर का क्या पॉइंट है, गंगा के नियर बाय एरिया में 5 किलोमीटर के जो नियर बाय एरिया है गंगा से एडजॉइनिंग, उन सब में ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इसी को गंगा कॉरिडोर कह रहे हैं, और ये पूरा इसके ऊपर ये प्लान रखा गया है गंगा कॉरिडोर के ऊपर। ठीक है, दूसरा पॉइंट नेक्स्ट फिर हम देखें
किसान ड्रोन ड्रोन्स का यूज करेंगे फार्मिंग में जहां तक पॉसिबल हो, और इसके लिए अलग अलग एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के साथ मिलके। और ये किसान ड्रोन में किस वे से एक यूज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन सप्लाई, लैंड को ये मेजर करने के लिए, लैंड मेजरमेंट के लिए ड्रोन का यूज होगा, ठीक है, सो दैट गांव में जो झगड़े होते हैं भूमि को लेकर वो कम हो। ड्रोन से मैपिंग होगी तो पूरा क्लियर होगा किसकी कहाँ तक है। क्रॉप असेसमेंट के लिए यूज होगा, भाई कौन सी क्रॉप कहाँ तक, ठीक है, किसकी क्रॉप, भाई कोई क्रॉप खराब हो गई है इस गांव में इस बीमारी से, तो पता चल जाएगा ड्रोन की हेल्प से कि कहाँ तक क्रॉप्स खराब हुई हैं, क्रॉप को एक्सेस करने के लिए, असेसमेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट में आप देखेंगे किसान ड्रोन की यूसेज। फिर लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चर स्टार्टअप, ठीक है, वाया नबार्ड, नबार्ड के थ्रू ये करेंगे एग्रीकल्चर स्टार्टअप के लिए। आजकल आप देखते हैं जैसे एक प्रोग्राम शुरू हुआ हुआ है ये शार्क टैंक इंडिया, जिसमें अलग अलग स्टार्टअप्स आते हैं, कुछ एक एग्रीकल्चर स्टार्टअप भी प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो इनको जितना प्रमोट करेंगे, जितना टेक्नोलॉजी ड्राइवन एग्रीकल्चर होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। कुछ एक चीजों में तो काफी चेंज हो चुके हैं एग्रीकल्चर में, जैसे आप देख रहे हैं कि आज फार्मिंग किससे होती है, ट्रैक्टर के थ्रू, ये सब इनिशिएटिव। लेकिन और भी जो चीज नेसेसरी है यहाँ, वो सब भी टेक्नोलॉजी का यूज रहना चाहिए। फिर रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट बताए हैं, केन बेतवा रिवर किधर, ठीक है, ये आप देखते हैं मध्य प्रदेश एंड यूपी में, ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड के एरिया के लिए रहेगी केन बेतवा रिवर। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में जाता है, लेकिन इसका कुछ पार्ट इंटरलिंकिंग बाद कैनाल की भूमि यहाँ भी जाएगा। फायदा क्या होगा, फायदा इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन आप देखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रो प्रोजेक्ट और इन सब को लेकर भी इनिशिएटिव है। और इसी के बैकग्राउंड में यहाँ तो आप शॉर्ट में देख रहे हैं केन बेतवा रिवर पे लिखा हुआ है, और भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट थे लाइक दमन गंगा पिंजाल तापी नर्मदा गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेनार, पेनार कावेरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिटेल किसमें बताइए, केन बेतवा, बाकियों के जस्ट नाम लिखे, तो अभी के लिए आप इसको याद रखते हैं। पर इंटरलिंकिंग का एक कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को जब आप देखें, ये कंसेप्ट सबसे पहले कहा था इसके ऊपर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने, ठीक है, 1950 से भी पहले आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पहले उन्होंने कमेंट किया था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ, अभी फिर से इस पे काम कर रहे हैं। और इंडिया से बाहर आप देखिए रशिया ने इस पे काम किया था, उस टाइम यूएसएसआर कह रही थी, उनके वहां दोनों रिजल्ट आए, कुछ जगहों में पॉजिटिव कुछ पे नेगेटिव। पर ये किस लिए जरूरी है इंडिया में, आप एक तरफ देखते हैं बिहार का ऐसा एरिया जहां हमेशा बाढ़ आती है, सिर्फ कोसी रिवर लेके आती है बाढ़, ठीक है, सोर ऑफ बिहार कहते हैं। बंगाल में दामोदर हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश की तरफ शिप्रा, और कुछ एक ऐसे रीजन अपने इंडिया में है जो बिल्कुल सूखाग्रस्त। तो क्यों ना जहाँ बाढ़ आती है वहां से पानी डाइवर्ट करके उधर वो कर दे, सो दैट उन एरियाज में बाढ़ ना है, फ्लडिंग ना हो, जहाँ पानी नहीं है वहां भी पानी पहुंच जाए और इरिगेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट। फिर जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो आप देख रहे हैं हर साल के साथ। आप ये वैसे तो माना भी जाता है कोई भी जो इकोनॉमी है अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है और डेवलप की तरफ बढ़ेगी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है। तो ये भी एक रीजन रहता है कि, और ये भी गवर्नमेंट सामने चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है इंडिया में आप देखते हैं लैंड फ्रेगमेंटेशन का इशू होता है। भाई किसी ने कहा, जैसे मैं बात करूं मेरे दादाजी के पास 32 किले जमीन थी, तो फिर अब जो उसके नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास क्या डिवाइड हुई उससे कम, फिर अब जो हमारी जनरेशन है उसमें और कम हो जाएगी, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन तो इशू रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इस पे रहते हैं। और इसके अलावा आप देखते हुए चलें कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड, जैसे रेलवे का आप स्टैटिक जब करो तो रेल में आप वो लिख सकते हैं 1853 में पहली रेल शुरू हुई बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो ऐसे ही ये इसके भी सारे इनिशिएटिव बन जाएंगे। और एग्रीकल्चर में मिनिस्टर कौन है, बताओ कौन है एग्रीकल्चर के लिए मिनिस्टर, एग्रीकल्चर हाँ एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, फार्मर वेलफेयर एंड एनिमल हस्बेंड्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर की तरफ आए, क्लियर है सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद फिर हम देखते हैं, लिख लिया है सबने पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हेल्थ को लेकर क्या इनिशिएटिव है, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है। ये एक तरह से हेल्थ का जो आईडी की बात हुई थी उसी के ऊपर है ये पॉइंट। भाई सबकी हेल्थ रिपोर्ट यहाँ पे होगी, डॉक्टर से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो वो डिजिटल मीन से हो जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें ये है कि जिन लोगों को लगे मेंटल प्रॉब्लम है तो वो इस पे कॉल करके और गाइडेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिजोल्व
करने की या सजेशन टाइप ये सब ले सकते हैं, ठीक है। फिर वुमेन सेंट्रिक स्कीम है मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0। पोषण 2.0 किसके रिगार्डिंग है कि बच्चे माल न्यूट्रिशन ना रह जाएं, ठीक है, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन की नॉलेज हो, उनके पेरेंट्स को भी इसके लिए बताएं। मदर के न्यूट्रिशन का ख्याल भी, मदर अगर हेल्दी फूड खाएंगी तो बच्चों में भी माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, ठीक है। इसको समझने के लिए जैसे मैं आपको कहता समझ लो भाई उन्होंने माल नहीं खाया, माल न्यूट्रिशन कमी, ठीक है, यानी अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गए सिंपल भाषा में। और मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ये सब वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग आप देखते हैं। जैसे एक स्कीम थी जो वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन, ये सब इनिशिएटिव इससे आते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, उसको सक्षम आंगनवाड़ी कह रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट यहाँ पे और ज्यादा मतलब बेटर कर रहे हैं, क्योंकि आंगनवाड़ियों की जो इम्पोर्टेंस है वो उस पर थोड़ा भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के वो ज्यादा अवेयरनेस के लिए काम कर पाए, तो सक्षम आंगनवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट। ये सब वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव हुए और 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड करेंगे किसमें, सक्षम आंगनवाड़ी में, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट वही थे। मिशन शक्ति और वात्सल्य में वही सब पॉइंट आएंगे जो पहले डिस्कस हुए हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो भी आप देख रहे हैं, वैसे भी वुमेन सेंट्रिक अब काफी सारी पॉजिटिव न्यूज आई थी, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 1020 वुमेन पर 1000 मैन, इसके अलावा वुमेन की मैरिज एज 18 to 21, ठीक है। और आप इसमें कई इनिशिएटिव ट्रिपल तलाक के रिगार्डिंग तो पहले आप देख रहे थे, ठीक है। हाँ पास नहीं हो वो मतलब कैबिनेट ने उसके लिए अप्रूवल दिया, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट आप इसमें देख रहे थे। क्लियर है ये, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अब इससे आगे बढ़ेंगे। एग्रीकल्चर वाली स्लाइड शो कर देता हूँ, ये स्लाइड सी वही एग्रीकल्चर पे, ठीक है। क्लियर है ये सारे इनिशिएटिव, ये सब किस में आ जाएंगे, इंक्लूसिव में आएंगे, इंक्लूसिव वाले पॉइंट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। और हेल्थ के लिए मिनिस्टर कौन है, मनसुख लाल मांडविया, ठीक है। यहाँ मिनिस्टर आप देख रहे हैं मनसुख लाल मांडविया, मनसुख लाल मांडविया, ठीक है। हेल्थ के लिए मिनिस्टर आप देख रहे हैं मनसुख लाल मांडविया। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, लिख लिया सबने ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बैंकिंग, बैंकिंग को लेकर एक इनिशिएटिव क्या है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कनेक्ट करेंगे कोर बैंकिंग सिस्टम में। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट है, 1.5 लाख में से 1.3 लाख ब्रांचेस तो रूरल में ही है, तो रूरल में भी एक अच्छा आप कह सकते हो ये एक तरह से रूरल एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, इसी कोर बैंकिंग सिस्टम से क्या होगा, हर चीज के लिए इनको ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। लाइक जैसे आप मोबाइल बैंकिंग देखते हैं वो सारी फैसिलिटी अब यहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग का काम हो जाएगा, या फिर जैसे आप देखते हैं फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, ठीक है, ये आप काम देख रहे हैं फंड ट्रांसफर ऑनलाइन, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग का मीनिंग मेरा किससे था भाई, बैलेंस वगैरह पता चल जाएगा घर बैठे ही एक नंबर पे, तो वहां जाके नहीं पूछना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन करते हैं ब्रिटिशर के टाइम से, आज से नहीं, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं सेम विद पोस्ट ऑफिस। लोग अकाउंट ओपन करते हैं किस चीज के लिए भाई, पैसा सेफ रहे, इंटरेस्ट भी मिले, तो यही पर्पज है पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स ओपन करवाने का। तो वो भी अब सीबीएस सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे कोर बैंकिंग सिस्टम से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो बैंक आते हैं उनको कहते हैं शेड्यूल बैंक। जो बैंक आते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में, ठीक है, उनको शेड्यूल बैंक कह सकते हो, जिसके ऊपर आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, सीआरआर मेंटेन करना होता है, एसएलआर, ये सारे पॉइंट, ठीक है। एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में गिवन है। अब इसमें कहा है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनेगी 75 डिस्ट्रिक्ट में। याद कैसे करोगे, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में है। ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट कैसी हो सकती है, जैसे अपने हिसार में आप देखो ग्रोवर कॉम्प्लेक्स में एक एसबीआई की एक यूनिट है, सारे वहाँ डिजिटल मशीन है, डिजिटल कियोस्क है, जैसे रेलवे स्टेशनों पे होते हैं, टिकट बुक करनी है डिजिटल कियोस्क पे आप क्लिक करते जाएं, प्रोसीड करें और वहीं से पैसे आप उसमें इंसर्ट कर दें, ठीक है, तो आपको टिकट मिल जाएगी। तो उसी तरह का पॉइंट यहाँ भी कुछ रह सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक होते हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक नहीं आते हैं कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन का पॉइंट आप देख रहे हैं,
जो बैंकिंग का रहता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही आता है। एजुकेशन में मिनिस्टर कौन है बताओ? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर आप देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव है, बातें नहीं इधर। एजुकेशन में पीएम ई विद्या प्रोग्राम आया था, ठीक है। ये प्रोग्राम पीएम ई विद्या इनिशिएटिव को वस्तु ये इनिशिएटिव था 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। इसमें हर क्लास के लिए एक चैनल यानी 12 चैनल थे। ये 12 चैनल को बढ़ा के अब कितना करेंगे, 200 चैनल्स करेंगे, ठीक है। और ये इसको स्वयं प्रभा के इनिशिएटिव से भी आप देख सकते हो, जिसमें 34 चैनल थे, उसमें पहले 12 कर दिए थे, अब उसमें बढ़ा के कितने हो जाएंगे, उसमें 200 हो जाएंगे, जिसमें लोकल लैंग्वेजेस में भी एजुकेशन मिलेगी, मराठी में, ठीक है, गुजराती, और उसमें भी 7th क्लास का सिविक्स चलेगा, 9th का सिविक्स का अलग चैनल, ठीक है। अभी तो एक क्लास को एक चैनल है, तो ये सब 200 चैनल हो जाएंगे इंक्रीज। और डीडी फ्री डिश पे ही अवेलेबल भी होते हैं, ठीक है। डीडी फ्री डिश इस पे अवेलेबल तो होते ही हैं, बाकी सब पे भी अगर देखते हैं इसके ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, लेकिन डीडी फ्री डिश पे तो है। सेकंड, डिजिटल यूनिवर्सिटी। डिजिटल यूनिवर्सिटी क्या, वर्ल्ड के जो बेस्ट टीचर हैं उनको हायर करके गवर्नमेंट खुद उनके लेक्चर कंटेंट प्रिपेयर करा के और कहेगी कि पूरे इंडिया में इस पर रजिस्टर करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो उन एक्सपर्टीज को, उन टॉपिक्स को, उसे कहेंगे डिजिटल यूनिवर्सिटी। 750 वर्चुअल लैब, 75 स्किलिंग ई लैब। सो दिस इज अबाउट एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? 750 है, इसमें 75 है। 75 स्किलिंग ई लैब है। 75 ही तुमने क्या देखे थे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट। 75 ही क्या देखा था, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। 75 क्या देखी थी, ट्रेन वंदे भारत, एक साल में टोटल 400 बताई थी। और 75 ही आप देख रहे थे वीक्स की सेलिब्रेशन, आजादी के अमृत महोत्सव की। तो एक जैसे पॉइंट है, एक साथ याद कर लेंगे। आगे बढ़े, क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट अबाउट एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई में एक इंपॉर्टेंट स्कीम है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको बढ़ा दिए मार्च 2022 तक, और इसमें अमाउंट कितना रखा है, 5 लाख करोड़, 50,000 करोड़ रुपए और इसमें बढ़ाए हैं। पहले 4.5 लाख करोड़ था, ठीक है, और अब इसका टोटल ये अमाउंट कर दिया है 5 लाख करोड़। ECLGS 3 कह रहे हैं स्कीम को, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसी को आप लिख सकते हैं। 3 स्कीम की अनाउंसमेंट हुई थी, एक तो ECLGS, एक था CGTMSE और एक रैम। ये तीनों स्कीम एमएसएमई से रिलेटेड, ECLGS, CGTMSE और रैम, ठीक है। ये 3 स्कीम आप देख रहे हैं एमएसएमई। ECLGS का आपको बता दिया, CGTMSE में 2 लाख करोड़ रुपए और इसमें है 6,000 करोड़, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं 2 लाख करोड़ और यहाँ आप देख रहे हैं 6,000 करोड़, क्योंकि ये स्किल वगैरह से रिलेटेड है इसलिए रैंप में 6,000। ECLGS में 5 लाख करोड़। ECLGS भी पहली बार आत्मनिर्भर भारत पैकेज में स्कीम आई थी, ANBP 2020 में, ठीक है। उस टाइम ये स्कीम आई थी आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, तब 3 लाख करोड़ इसकी अमाउंट थी, फिर धीरे धीरे बढ़ा के अभी 5 लाख करोड़ तक लेके आए हैं। लास्ट टाइम इसमें 4.5 लाख करोड़ थी और इसी मार्च में स्कीम बंद होनी थी, इसको 1 साल के लिए बढ़ाया। ECLGS फुल फॉर्म क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। CGTMSE की क्या फुल फॉर्म है, इसको भी लिख लो, CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। और जो आप ये स्कीम देख रहे हैं रैम, रैम की फुल फॉर्म भी लिख लो, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज, ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमईज। एमएसएमईज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजन बीइंग एमएसएमईज को जब आप देखें देश में एमएसएमई नियर बाय 6 करोड़ है, 5.7 करोड़, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहते हैं, बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। एमएसएमई का नया डेफिनेशन भी आया था जिसमें माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को कहा था, एक साथ इसको याद रख सकते हैं, 110, 50, ये 100
और इसमें आप देख रहे थे 11050 वाला पॉइंट, ठीक है, ये आप देख लेंगे 11050 और 550 250। इसको कैसे याद रखते हैं? 11050 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। 550 250 क्या है? टर्नओवर है। यानी माइक्रो इंडस्ट्री उसको कह रहे हैं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और उसमें 5 करोड़ का टर्नओवर हो, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। और इसी तरह मीडियम इंटरप्राइज के इसको 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो 50 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये एमएसएमई की नई डेफिनेशन है 110 50 550 250, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्टर देखो क्या रहेगा। नेक्स्ट सेक्टर आप देख रहे हैं डिजिटल करेंसी में डिजिटल रूपी का पॉइंट आया। आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगा खुद का क्रिप्टो करेंसी और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी उस पर 30%, ठीक है, टैक्स। वो क्रिप्टो एसेट कह रहे हैं, बाकी जो है क्रिप्टो एसेट्स उन पे 30% टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस भी लगेगा, ठीक है। तो 1% टीडीएस प्लस 30% टैक्स, ठीक है। तो वो बाकी क्रिप्टो एसेट्स। इसमें आपने एक ही पॉइंट लिखना है, आरबीआई टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रूपी, ठीक है, इट्स मे बी इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी, ये खुद की क्रिप्टो करेंसी होगी, इसको कन्वर्ट कर पाएंगे फिजिकल रूपी में भी। तो आरबीआई की जो अमाउंट स्पेंड होती है लाइक जो नोट को पब्लिश करने में, वो सब में भी इनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर है ये? यस, लिख लिया सबने पॉइंट? एक ही पॉइंट आपको इसमें लिखना है, आरबीआई डिजिटल रूपी, ठीक है, विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। अब देखो जो इसमें ये सब पॉइंट है इनको हम एक साथ कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हम ये देखें कौन से इनिशिएटिव हैं जो हम यूथ से देख सकते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, बस लास्ट में इसको देखते चलो। और हम क्या देख सकते हैं इसमें, ई पासपोर्ट का पॉइंट भी आएगा। एक चिप वाले पासपोर्ट आएंगे अब, ई पासपोर्ट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए शाहरुख खान सब देश से आया हुआ है ई पासपोर्ट, ठीक है। यूं ही चला चल रहा है, ये भी आप इसी के ऊपर समझ में, ई पासपोर्ट। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, देखो तारे जमीन पर आ गए हैं टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, ये भी आप देख रहे हो। तो 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ओपन होंगे। तो इसके लिए आपको हेल्थ में क्या बताया था, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रूपी। तो ये देखो सबसे बड़ा डिजिटल रुपया, ये गलती से आ गए यहाँ पे कि कहीं पे आते नहीं, ऐसे कौन है ये तो आप देख रहे हैं वही अभिषेक बच्चन, ठीक है। इनके 2 अचीवमेंट है, क्या है मत छोटे के, एक तो ये अमिताभ बच्चन के सन, दूसरे ऐश्वर्या राय के हस्बैंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं ऋतिक रोशन भी आ गए हैं। ऋतिक रोशन ने मूवी की थी लक्ष्य मूवी को कैसे आज बच्चों का लक्ष्य हो जाए क्या, कि ऑनलाइन एजुकेशन से भी, ठीक है, कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ठीक है, ये आप देख रहे हैं पीएमई विद्या से और बढ़ा के इसको 200 चैनल करने की बात हो रही है। तो ये सारा पॉइंट, ठीक है। और फिर ये मितवा वाली स्कीम, ये सब आप क्या देख रहे हैं, देश टैग ई पोर्टल की स्किलिंग करेंगे, ट्रेनिंग के लिए एक पोर्टल लॉन्च होगा, इसका नाम होगा देश टैग ई पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल जैसे ये स्किलिंग करते हैं वहां सबकी क्रिकेट सीखो, ठीक है, तभी लगान माफ हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट क्लियर है ये। नेक्स्ट, देश टैग ई पोर्टल, बस ये शॉर्ट में लिखते चलेंगे देश टैग ई पोर्टल। ये सब तो इसके लिए भाई तुम थोड़ा ध्यान दे दो इधर उधर, ठीक है, क्योंकि बजट का टाइम और फिर उसके साथ कहीं तुम ये बिल्कुल एग्जॉस्ट ना जाओ, इसलिए ये सब है, ठीक है। तो काम का पॉइंट तो इसमें यही रहेगा। और इसके अलावा अगर हम डिजिटल में एक साथ याद करना चाहते क्या इनिशिएटिव थे, डिजिटल रूपी है, डिजिटल बैंकिंग है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में ये आप लिख लोगे भारत नेट प्रोजेक्ट। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, गांवों तक सारे गांव कनेक्ट करने हैं। ऑप्टिकल फाइबर सबसे फास्ट जो आप देख रहे हैं इंटरनेट मोड, ठीक है, ये TIR के प्रिंसिपल पे होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इससे पास क्या 5G, तो 5G और इस पे दोनों पे काम हो रहा है। इस साल 5G की ऑप्शन होगी, ठीक है, 5G की ऑप्शन होगी इस साल, और फिर 5G सबके लिए रोल आउट होगा, तो ये पॉइंट भी आएगा। और डिजिटल बैंकिंग का आपको बता दिया, डिजिटल रुपया आपने देख लिया, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन शक्ति एक स्टार्टअप के लिए ये इनिशिएटिव लेके आए हैं, ड्रोन शक्ति, ठीक है, ड्रोन शक्ति। और इसके अलावा ई पासपोर्ट आपने देख लिया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपने देख लिया, ठीक है। और गरीबों के लिए
नल जल योजना 3.8 करोड़ फैमिलीज के लिए, इसमें गवर्नमेंट ने कहा 9 करोड़ को अभी तक कनेक्शन दे दिया है और पिछले ये 2 साल में 5 करोड़ से ज्यादा को दिया है, आगे 4 करोड़ को और देना है, ठीक है, तो टोटल 12 करोड़ को देना, तो ये 3.8 करोड़ का आ गया, 8 करोड़ हाँ पहले होंगे तभी ये 3.8 करोड़ और, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशियल टारगेट 12 करोड़ था, तो अभी एक साल में कितने लोगों को ही कनेक्शन देना है, 3.8 करोड़ को, ठीक है, और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपीज दिए हैं। ये पिक उसमें है, सोशल मीडिया बहुत वायरल हुई थी, लद्दाख के विलेज में पहली बार पानी आया था, तो ये ग्रैंड डॉटर अपनी, ठीक है, जो दादी जी के साथ यहाँ पानी भरने आई थी, पिक वायरल हो गई थी इंटरनेट पे, फर्स्ट टाइम यहाँ भी पानी आया था अभी इसी साल, और 80 लाख घर गरीबों के लिए बनेंगे 48,000 करोड़ से, तो ये 2 इनिशिएटिव आप किसके लिए देख रहे हैं, पुअर फैमिलीज के लिए, बाकी सारे इनिशिएटिव कंटिन्यू है, इसलिए इस पे दोबारा वो नहीं बोले कि सारे इनिशिएटिव कौन से, वही सब, उज्ज्वला योजना, ठीक है, और इसके अलावा आप स्वच्छ भारत और जितने भी इनिशिएटिव हैं वो भी कंटिन्यू, और क्या क्या चीजें सस्ती हुई, कृषि उपकरण, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, कपड़े सस्ते हो गए, लोग अफवाह फैलाते यार महंगे होंगे, महंगे नहीं हुए, सस्ते हुए, और इसके अलावा ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है, जो इस बजट के साथ सस्ते हुए हैं। नेक्स्ट, ये बजट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहाँ पे होता है, अभी ये लास्ट के पॉइंट आप देख रहे हो, बजट में सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का कहाँ खर्च होता है, देखो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, अगर पूरे बजट को 1 रुपया मानो तो 20 पैसे, 20% किस में चला जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट पे। सेकंड नंबर पे पैसा सबसे ज्यादा किधर जाता है, स्टेट के शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे, ठीक है, इस पे जा रहा है कितना, 17 पैसा जा रहा है इस पे, यानी कहने का मीनिंग सबसे ज्यादा पैसा किधर खर्च होता है, जो लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ने उसकी पेमेंट में ही चला जाता है। दूसरा, जो गवर्नमेंट के बाद टैक्स आया उसमें से गवर्नमेंट को देना होता है 41%, 40% नियर बाय, ये किसको देना होता है, स्टेट्स को, स्टेट के साथ शेयर करना होता है, ठीक है, एज पर फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बजट का चला जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं कि पैसा आता कहाँ से है, सबसे ज्यादा किधर जा रहा है, वो आपने देखा, पैसा कहाँ से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा किधर से आ रहा है, यही उधारी में, बाहर से जो पैसा डेट में लेके आते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, डेट से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। और टैक्स में कौन से टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, तो ये याद रखना, टैक्स में गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले, सेकंड नंबर पे आप इसमें देख रहे हैं ये इनकम, सेकंड और थर्ड पे, सेकंड पे है कॉर्पोरेट टैक्स और थर्ड पे है इनकम टैक्स, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन होता है टैक्स में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बोरोइंग एंड लायबिलिटीज के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन एंड इनकम टैक्स, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये। नेक्स्ट, बाकी सारे पॉइंट वही है, सबने अपने ढंग से इस बजट को प्रेजेंट किया था, ये न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं, ठीक है, कोई हेल्थ सेंटर की बात कर रहा है, कोई किस पॉइंट के ऊपर, खेलो इंडिया, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और छोटा बजट था इस बार, और इसके अलावा किसी ने इसको इसमें मंदिर के फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है, और ये आप देख रहे थे, ये सारे बजट के रिगार्डिंग, कोई डिजिटल इंडिया का बजट के रूप में प्रेजेंट कर रहा था, कोई कह रहा था इससे इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, ठीक है, कोई इसको इकोनॉमी का बूस्टर डोज कह रहा था, सबने अपने अपने ढंग से इस बजट को प्रेजेंट किया था, ठीक है, क्लियर है ये। और लास्ट में है डेफिसिट, कितने डेफिसिट रहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये सारा पॉइंट आप देख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट वाले ये लास्ट के 5 मिनट है, बस इसको देख लो, ठीक है, फिर डन। अब देखो हर क्लास आपकी इतनी बड़ी नहीं होती, इसमें कंटेंट है, अब 5 देखो, यस स्पोर्ट्स का वो ज्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट थे, चलो पहले ये देख लो, ठीक है, ये नहीं, अगली क्लास में नहीं, सुनो इस चीज को, जो पहले आपकी क्लास होती है उसमें मैं ये कहता ही नहीं, आज के ये 5 मिनट के टॉपिक को छोड़ने के लिए अगली पूरे 1 वीक तक, ठीक है, रखने का कोई फायदा नहीं है, ये लास्ट पॉइंट है, बस इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या पॉइंट है, जो डेफिसिट आपको बताने हैं, ये डेफिसिट कैसे और किस वे से, जो आपने ये टेबल लिखी थी ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे, इसी को कंप्लीट कर लो, इसी टेबल के साथ आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ये टेबल के कंप्लीट होने के साथ, जैसे इसमें डायरेक्ट टैक्स में जब आप एग्जांपल लिखते थे, ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आपको बताया था आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं, कौन से पॉइंट की, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, और इनडायरेक्ट में आपको बताया जीएसटी हो गया, एक्साइज, एक्साइज किस पे आपने पूछा भी था, तो इस पे बताया पेट्रोल,
डीजल। और थर्ड पॉइंट इस पे आप लिखेंगे ये इसके अलावा कस्टम, ठीक है, ये इंडायरेक्ट में। और नॉन टैक्स में क्या क्या पॉइंट आएंगे? नॉन टैक्स में जब आप देखें नॉन टैक्स में, तो इसमें पॉइंट आ जाएंगे जितने भी डिविडेंड एंड प्रॉफिट रहेंगे गवर्नमेंट की कंपनियों के, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्टेट, इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है, स्टेट को जो पहले लोन दिया था उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे जो ग्रांट्स वगैरह मिली, ठीक है, ग्रांट्स जो रिसीव हो वो भी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स। ये लास्ट के पॉइंट है, बस ये लिख लो। नेक्स्ट फिर हम इसमें लिखेंगे स्टेट को जो ग्रांट देनी है, स्टेट ग्रांट, वहां पे तो हमें इंटरनेशनली मान लो जो ग्रांट मिल रही है तो वो आ जाएगा, ठीक है, ग्रांट रिसीव्ड। यहाँ स्टेट को जो ग्रांट देनी है वो पॉइंट आप लिख रहे हैं। और थर्ड इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सब्सिडीज, सब्सिडीज आते हैं इसी में। डिफेंस आप लिख लेंगे, डिफेंस, ठीक है, सब्सिडीज, डिफेंस। और सैलरी पेंशन, सैलरीज पेंशन, ठीक है। और जो आपका यहाँ आप देखेंगे कैपिटल में, कैपिटल बजट में, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू में देखो आपको यहाँ रिसीव करना है डेट और नॉन डेट, डेट एंड नॉन डेट, ठीक है। डेट में कौन सा पॉइंट रहेगा? डेट हो सकती है भाई डोमेस्टिक सोर्सेज से या इंटरनेशनल, तो हम इसको लिख लेते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, डेट इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। नॉन डेट, नॉन डेट का जब एग्जांपल देखें तो नॉन डेट में एक ऑप्शन रहेगा जो स्टेट से लोन रिसीव हो रहा है, स्टेट लोन रिसीव, ठीक है। और एक लास्ट इसमें आप लिखेंगे डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में जो लोन दिए गए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, वो लोन आ जाएंगे एक्सपेंडिचर में। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सारा कुछ। और आपने बजट का अमाउंट कितना लिखा था? 39.45 लाख करोड़, ये अमाउंट आपने लिखा था 39.45 लाख करोड़ रुपए। और इसी में ये 39.45 लाख करोड़ में टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है ये आप लिख लो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने, रेवेन्यू रिसीट्स इसमें आप देख रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स इसमें रहेंगी, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल के रिगार्डिंग आप लिखेंगे, ठीक है। 22 लाख करोड़ की तो टैक्स वाली रिसीट्स थी और 9 लाख करोड़ की ये आप देख रहे हैं, ठीक है, 22 एंड 9। और 32 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकंड, ये पॉइंट आपको लास्ट में बता दूं, पहले इसी को देख लो, ठीक है, इसी को देखो पहले, क्लियर है ये? यस बताओ। यस आप देख रहे हैं बजट किसने बनाया? मिस्टर सोमनाथन जी। अब सोमनाथन जी आप देख रहे हैं फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी हैं एंड फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। सेकंड पर्सनैलिटी देवाशीष पांडा, देवाशीष पांडा जी आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अजय सेठ जी इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, अजय सेठ जी। और ये तुहीन कांता पांडे ये दीपम डिपार्टमेंट में, तरुण बजाज जी रेवेन्यू सेक्रेटरी,
रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो ये सब पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने बजट प्रिपेयर किए, ठीक है। यही सब आप देख रहे हैं, ये मत कहना ये सब हमारे विलन्स, उन्होंने बना दिया बजट, हमें बैठ। यस, आगे बढ़े। अब हम इसमें देख रहे हैं ग्रोस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। देखो, टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, अभी मैं आपको ऑफिशियल पेपर से भी शो कर देता हूं। ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू। तो ये इधर आप देखेंगे ग्रोस टैक्स रेवेन्यू नेट रहेगा 27 लाख करोड़, 27 लाख करोड़, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप इसमें बजट पेपर में देखेंगे 2.7 या 2.6 लाख करोड़, ठीक है, 2.6 लाख करोड़, ये आप देख रहे हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रहेगा 2.6 लाख करोड़, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रह रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देख रहे हो 31 लाख करोड़। यही सब अभी मैं आपको बजट पेपर से भी शो कर देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम देखेंगे अभी 31 लाख करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल में आप रेवेन्यू में आप देखेंगे 17 लाख करोड़, ठीक है, 17 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर आप देखेंगे 7 लाख करोड़। यहाँ डेट नॉन डेट दोनों का रेवेन्यू आप देखेंगे 17 लाख करोड़, ठीक है, 17 लाख करोड़। और यहाँ आप देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ से एक पॉइंट और हम कर सकते हैं, जैसे हम इस चीज को समझें, ये साइड बाय साइड आप लिखते चलेंगे जो ये डाटा है। जो टैक्स रेवेन्यू अभी आपको बताया 27 लाख करोड़, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू ये आपने देखा है अभी 27 लाख करोड़। तो ये टैक्स रेवेन्यू में एक चीज आप समझो, इसमें हम निकालते हैं पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं। तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, इस टैक्स रेवेन्यू का 40% स्टेट्स को देना होता है एज पर फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला। लेकिन इसमें सेस और सरचार्ज का पॉइंट नहीं रहता, तो उसको माइनस करके जो आपका बच रहा है वो है 8 लाख करोड़, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 8 लाख करोड़, तो ये हो जाएगा। तो इसमें जब हम नेट टैक्स या ग्रोस टैक्स रेवेन्यू या नेट टैक्स रेवेन्यू इसको कह देते हैं, सो दैट इसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। ग्रोस में तो हमने टोटल ही लेंगे। नेट टैक्स रेवेन्यू बनेगा 27 माइनस 8, 21 लाख करोड़। इसमें स्टेट का जो डिजास्टर के लिए हम देखेंगे 600 करोड़, वो भी माइनस कर देंगे, तो 21 लाख करोड़ ये बनेगा, ठीक है। और उधर से एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं 31 लाख करोड़, तो ये 21 पॉइंट समथिंग बनेगा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। नेट एक्सपेंडिचर है 31 लाख करोड़। तो यहां से आपने क्या पॉइंट समझना है, जब इनका हम डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस जब हम देख रहे हैं, तो इस डिफरेंस से आपको मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट तो हो रहा है, आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर कितना, ठीक है। तो ये डेफिसिट को जब हम फिगर्स में देखें, ये आएगा अप्रोक्स 9 लाख करोड़। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल जीडीपी से। जीडीपी यहाँ मैं ले रहा हूँ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन भी रहेगी, यानी रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। और ये नॉमिनल जीडीपी आप देख रहे हैं 232 लाख करोड़, ठीक है, 232 करोड़ रुपी। तो ये नॉमिनल जीडीपी, तो इस नॉमिनल जीडीपी से इसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इस तरह से आप रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे। ये रेवेन्यू डेफिसिट आपका आ रहा है 3.8%
ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो ये तो बात हुई रेवेन्यू डेफिसिट की। अब एक बात पे गौर करेंगे। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं बजटरी डेफिसिट कितने हैं, बजटरी डेफिसिट कितने हैं। तो इधर आप रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिट्स देखें 27 लाख करोड़ प्लस 2.6। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं -31। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं इधर ये 27 लाख करोड़ प्लस 2.6, या फिर इसमें जब हम नेट को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, रीजन बीइंग इसका एक हिस्सा तो स्टेट के पास जाना है, इसलिए नेट में जब हम देखें तो अभी हमने नेट निकाला था। ठीक है, 21 आप नेट में देख रहे थे, तो 21। ठीक है, 21 में हम माइनस करेंगे यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 31, प्लस करेंगे कैपिटल रेवेन्यू 17, माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर 7.5। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं ये फिगर्स में रहेगा नियर बाय, ये इसको मैंने लिया है। तो इधर आप देखेंगे बजटरी डेफिसिट आ जाएगा 0। ठीक है, तो बजट डेफिसिट क्या आ जाएगा 0, बजट डेफिसिट 0। 21 क्या है, 21 आपका नेट टैक्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिट्स आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ आप देख रहे हैं कैपिटल रिसिट्स, और इधर आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस बजटरी डेफिसिट से नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें समझने जा रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट कैसे निकालें। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग आप इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट बीडी इसको लिख लेते हैं प्लस बोरोइंग। अब बोरोइंग कितनी है, ठीक है, बोरोइंग जब हम देखें तो बोरोइंग आप देख रहे हैं 17 लाख करोड़, तो यही 17 लाख करोड़ को हम डिवाइड कर देंगे 232 से, तो आपको मिल जाएगा फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट जो आप 17/232 देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ये रहेगा 6.8। ठीक है, 17/232 ये आप देख रहे हैं ये 6 पॉइंट समथिंग आपका रहेगा। ठीक है, तो ये यहां से आपको फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, तो एक बार फिर से मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ जो पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। रेवेन्यू डेफिसिट किस तरह से आएगा ये आपको बता दिए। ठीक है, बजटरी डेफिसिट क्या है और किस वजह से, ये भी आपने देख लिए। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग। ठीक है, अब इसी को मैं आपको फाइल से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप इस पे देखेंगे ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट के एंड से, ठीक है, ऑफिशियल फाइल रिसिप्ट बजट 2022-23। ठीक है, तो इस पे आप पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं ग्रोस टैक्स रेवेन्यू, अभी आपको बताया था कितना 27 लाख करोड़, देखो यही है। ठीक है, अभी ये समझाया था, ये देखो 27 लाख करोड़ लिखा था ये। ठीक है, ग्रोस टैक्स रेवेन्यू ये देखो 27 लाख करोड़, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर हमने क्या लिखा था, यहाँ आप देखते चलेंगे, ये हमने लिखा था नॉन टैक्स 2.6। ठीक है, कैपिटल में हम रेवेन्यू 17 देख रहे थे, ये रेवेन्यू के रिगार्डिंग है ये फाइल। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट लिखे हैं वही मैं आपको शो कर रहा हूँ। नेट टैक्स रेवेन्यू कितना आया था, इसमें से हमने 8 लाख करोड़ माइनस कर दिया था स्टेट वाला, तो ये देखो 19 आया है। ठीक है, 27 में से ये 8 माइनस किया हुआ है, ये रहा वो 8 स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, ये रहा स्टेट का शेयर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू 2.6 बताया था आपको, देखो 2.6 लाख करोड़ है नॉन टैक्स रेवेन्यू। और इसके अलावा टोटल रेवेन्यू रिसिट्स का पॉइंट, ठीक है, टोटल रेवेन्यू रिसिट्स जो हम देख रहे थे वो कितने अमाउंट से देख रहे थे, वो हम देख रहे थे 22 टोटल रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, टोटल रेवेन्यू रिसिट्स 22 से आप देख रहे हैं। और टोटल रिसिट्स कितनी हो जाएंगी, कैपिटल रिसिट्स भी जब हम इसमें देखें, ठीक है, टोटल कैपिटल रिसिट्स कितनी होंगी, टोटल कैपिटल रिसिट्स आपको बताई थी 17 लाख करोड़। ठीक है, ये टोटल कैपिटल रिसिट्स आप देख रहे हैं 17 लाख करोड़। टोटल रेवेन्यू रिसिट्स आप कितनी देख रहे थे, 22 लाख करोड़। ठीक है, इसी तरह आपको एक्सपेंडिचर भी दिखाए हैं। जब रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर आप कितना देख रहे हैं। ठीक है,
यहाँ आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप देख रहे थे 31 लाख करोड़, ठीक है। ये 31, या आप इसको राउंड फिगर्स में अगर लें तो आप 32 ले सकते हैं, नहीं तो 31 की फिगर के साथ जाएंगे, 31 लाख करोड़, ठीक है। और कैपिटल में एक्सपेंडिचर में जब हम देखें तो कैपिटल में एक्सपेंडिचर में रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में 7.5 लाख करोड़, ठीक है। तो यहीं से आपको बताया था नेट बजटरी डेफिसिट तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं 22, ठीक है, प्लस 17, 39, 31 माइनस 7.5, ठीक है। तो ये राउंड फिगर में लिया इसलिए थोड़ा सा आप देख रहे हैं, नहीं तो टोटल 39 माइनस 39 ये जीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों रिसिट्स ऐड करोगे ना, ये रेवेन्यू रिसिट्स है, ये कैपिटल रिसिट्स है, ये एक्सपेंडिचर है, ये माइनस कर देंगे तो नेट जीरो आ रहा है, ठीक है। ये सारा पॉइंट, तो यही सब पॉइंट है जो आपके डेफिसिट्स के रिगार्डिंग है। इसमें कोई भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। डेफिसिट्स के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें? तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे डेफिसिट के रिगार्डिंग। बाकी आपको ये बेसिक से पॉइंट पता हो, ये बेसिक से पॉइंट जैसे हम इसमें डिस्कस करते थे, जो भी मैंने आपको BERE इसमें शो किया, तो क्या होता है BERE, ठीक है। ये सब जो बेसिक फाइल है यहाँ से आप देखते चलेंगे, ठीक है। ये देखो बजटरी एस्टिमेट, जो इस बार की हम बात कर रहे हैं, इस बजट में हमने क्या पॉइंट रखे, बजटरी एस्टिमेट्स, ठीक है। बजटरी एस्टिमेट, इस बजट में जो प्रोविजन रखे हैं कि कितना पैसा खर्च करना है, तो बजटरी एस्टिमेट। अब पिछले साल हमने रखा था, मान लो कोई एक पॉइंट भाई इतना खर्च होगा, खर्च ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो आपको पढ़ने कौन से हैं, BE पढ़ने हैं, जो 2022-23 वाले BE हैं। RE किसका है, रिवाइज्ड एस्टिमेट किसका है, जो पिछले साल वाले 21-22। अब पिछले साल में आपको याद हो सरकार ने बजट बनाया था 35 लाख करोड़ का, और अभी आप RE जो देखते हैं 35 लाख करोड़ BE था, तो ये RE कितना बन गया है, 37 प्लस बना है, 37 लाख करोड़ RE बन गया पिछले साल के ऊपर, 21-22 के ऊपर। और जो BE की मैं बात करूं, BE 22-23 का कितना है, 39.45 लाख करोड़। अब इसका क्या RE रहता है, ये अगले बजट में पता चलेगा, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट आपको याद नहीं करने होते, ऐसे अगर आपको कहीं लिखा हो पता हो क्या पॉइंट है, BE आपको याद रखने पड़ते हैं, बजटरी एस्टिमेट, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये यही आपको फिस्कल डेफिसिट बताया, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर में क्या लॉस हो रहा है, वो सारा पॉइंट आप देख रहे हैं। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो पता चल जाएंगे। ये बजट एस्टिमेट है जो BE समझाया है, ठीक है। जो BE आपको समझाया है, बजट एस्टिमेट वो समझाए हैं, वो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। RE ये पिछले साल के बजट के ऊपर आते हैं। क्लियर है पॉइंट सबको, ठीक है। सो ये सब पॉइंट रहेंगे जो ये हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग रिवाइज एस्टिमेट होगी, ठीक है। और ये बेसिक से पॉइंट, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जो कॉर्पोरेट्स पे कर रहे हैं 250 करोड़ ज्यादा जिसका एनुअल टर्नओवर है, वो कॉर्पोरेट्स हैं, और ये किसके ऊपर पे कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इनकी इनकम क्या है, इनका प्रॉफिट, तो जो ये अपने प्रॉफिट पे करते हैं, अपनी इनकम पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, वो कम किया है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कम किया है। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होते हैं आपको समझाया था, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं, बजट रिलेटेड जो टर्म्स है, क्लियर है ये। कंटीजेंसी फंड, एप्रोप्रिएशन, बजटरी डेफिसिट, वही सारे पॉइंट इधर भी आप देख रहे हैं। अब कोई डाउट इसमें है तो बताएं, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ये इधर आप देख रहे हो जो BERE पॉइंट समझाया है, देखो आपको क्या फॉलो करने हैं, आपको फॉलो करने हैं बजट एस्टिमेट 2022-23, ठीक है। ये आपको फॉलो करने हैं। RE तो पिछले साल के बजट पे है ना, इसको तो जस्ट आप समझने के लिए देख सकते हैं, ये आपको फॉलो नहीं करना अच्छे से, इसको आपको याद नहीं करना है, याद BE के रिगार्डिंग करना है, कैसे ये रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है। ये सारा पॉइंट आप यहाँ देख रहे हैं।
सबसे ज्यादा किस टैक्स से रेवेन्यू है, पहले भी अभी ये समझाया था, वही सारे पॉइंट है, ठीक है। और एक बेसिक सा अभी नहीं तो आप यहाँ देख ही सकते हैं, क्लियर फिगर्स में गिवन है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जीएसटी से, उसके बाद रेवेन्यू आप कहाँ से देख रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से, उसके बाद आप देख रहे हैं इनकम टैक्स से, ठीक है। ये सब पॉइंट आप यहाँ देखते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? ये डेफिसिट्स एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या पॉइंट है, तो ये आपको समझा दिए, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो बताएं। यस, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग? ये बजट पेपर में, इसी में आप ये सब डॉक्यूमेंट भी देखते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या पॉइंट है, यहाँ सारा कुछ आप देखते हुए चल रहे हैं कि यहाँ टैक्स के रिगार्डिंग समझाया है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं टाइप ऑफ टैक्स मैंने जैसे आपको बताई, ठीक है, वो सारे पॉइंट भी इधर आप देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का क्या मीनिंग है, मार्केट लोन का क्या मीनिंग है, ठीक है, ये सारे पॉइंट इधर आप देखेंगे। एक्सटर्नल डेट, ठीक है, कितनी इस बार एक्सटर्नल डेट, ठीक है, ये सब पॉइंट है हम आपके सामने। क्लियर है ये? ठीक है। यस, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? ये डायरेक्ट टैक्स में देखो ये बता रहे इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर, ठीक है, ये सारे पॉइंट ये आप देखते हुए चल रहे हैं। यस, इज इट क्लियर नाउ? अब लास्ट में जो पॉइंट आप इस पे देख सकते हैं वो रहेगा बजट के रिगार्डिंग स्पीच, ठीक है। अब बजट की स्पीच में से आप ये देख रहे हैं क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है। तो यही इंफोग्राफिक में आप देख रहे थे, इसी चीज को आप बजट की स्पीच में देखते हैं। इंफोग्राफिक में जब आप देख रहे थे तो इंफोग्राफिक में ये सब पॉइंट हैं जो अभी आपको समझाए हैं। ये देखो, फिस्कल डेफिसिट कितना रहा, ठीक है, इस बार के लिए कितना, ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना, 6.4 जो आपको बताया था अभी, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। और ये रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू में से अगर आप माइनस कर देंगे जो स्टेट को ये शेयर दिया है वो आप माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू, ये उतना यूजफुल नहीं रहेगा आपको। फिस्कल डेफिसिट और जस्ट रेवेन्यू डेफिसिट ही फॉलो अप करने, ठीक है। क्लियर है ये सारा पॉइंट आप इस पे देख रहे हैं, ठीक है। और ये वाले आप फॉलो करेंगे, आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे। जैसे ये इस बार के लिए कितना आप देख रहे हैं कि, ठीक है, कि क्या कुछ रहा, फिस्कल डेफिसिट 6.4, इस बार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट कितना 3.8, ठीक है। ये इस बार का आरडी है, रेवेन्यू डेफिसिट है, ये आपको फॉलो करना है। फिस्कल डेफिसिट कितना है, 6.4 है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यही सबको एक साथ आप देख सकते हो। इस बार की मेजर स्कीम्स पे कितना, नेशनल हेल्थ मिशन पे, ठीक है, कितना अमाउंट है, 37,800, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन पे कितना है, 60,000 करोड़, 3.8 करोड़ घरों में जल पहुंचाने। नेशनल एजुकेशन मिशन में 39,553, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000, पीएम किसान में 68,000, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 6,400, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 10,000, ठीक है। तो यही सब बजट आउटले इसमें रहेंगे इस बार के लिए। और इंक्लूसिव वेलफेयर के ऊपर फोकस था, तो ये देखो 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को हर घर जल से नल, 80 लाख हाउसेज अंडर आवास योजना, डेवलप लैगिंग ब्लॉक अंडर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, डेवलप विलेजेस इन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर अंडर वाइब्रेंट विलेज, डिजिटल बैंकिंग, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट, 75 के ऊपर आपको सारा डाटा याद कराया है, ठीक है। वही सब पॉइंट है यहाँ भी। क्लियर है ये? ठीक है। वन क्लास वन टीवी चैनल, ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी। फिर आप देख रहे हैं जो एवीजीसी के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। ई पासपोर्ट, जो चिप इनेबल्ड पासपोर्ट आप देख रहे हैं। नेक्स्ट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट, डिजिटल रूपी, ठीक है। 125% increase in budgetary allocation for farmers,
और इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं इधर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, उसको प्रमोट करना हमने गंगा कॉरिडोर से समझा, केन बेतवा इंटरलिंकिंग, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड को बढ़ाना, जो हम बाहर से ये दूसरी कंट्री से जो ऑयल सीड इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम होने चाहिए, यहीं पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएं। 5 to 7% ऑफ बायोमास पैलेट्स की जो हम पराली देखते हैं इसी को हम यूज कर पाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, थर्मल पावर प्लांट में स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए। तो यही सब पॉइंट इसमें रहेंगे। इसी चीज को लास्ट में आप देखना चाहें तो बजट की स्पीच से भी देख सकते हैं। बजट की स्पीच में भी यही सब पॉइंट थे, ठीक है। ऑफलाइन में तो बजट की स्पीच से कराया है, ऑनलाइन में अभी मैं चाह रहा था कि आप इसको थोड़ा इंटरेक्टिव वे से पढ़ पाएं, इसीलिए यहाँ इन्फोग्राफिक की हेल्प से। तो ये पूरी बजटरी स्पीच है, ठीक है, ये इधर आप बजटरी स्पीच देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको बताया था अमृतकाल के बारे में, अमृतकाल और उसके गोल्स, ये वो पॉइंट आ गया, अमृतकाल एंड गोल्स, ठीक है। फिर आप देख रहे थे नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा फिर हम देख रहे थे जो पीएम गति शक्ति की हम बात करें या ओवरऑल इस पूरे बजट के 4 प्रायोरिटीज, जिसमें पीएम गति शक्ति इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गति शक्ति वाला पॉइंट हमने देख लिया काफी डिटेल में। इसमें जो नई स्कीम्स थी वो पर्वतमाला थी, ठीक है, पर्वतमाला योजना, ये आप न्यू स्कीम में देख रहे थे इसमें, ठीक है। यही सारा पॉइंट आप यहाँ देख रहे थे, नई स्कीम इसमें आप देख रहे थे पर्वतमाला, ठीक है, ये रही वो स्कीम पर्वतमाला स्कीम, ये आप देख रहे थे न्यू स्कीम में, ठीक है, जिसमें 8 रोपवे आपको बताए थे, 8 रोपवे बनेंगे 60 किलोमीटर की लेंथ के, ठीक है। नेक्स्ट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, किसान ड्रोन वगैरह, केन बेतवा रिवर एंड अदर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर को लेकर इनिशिएटिव आपको बताए थे, वही सारे इनिशिएटिव यहाँ आप देख रहे हैं। एमएसएमई के लिए यहाँ एक इनिशिएटिव और था कि इंटरलिंक करेंगे इन्हीं सब पोर्टल को। ये पोर्टल जब आप देखें, उद्यम पोर्टल है, ई श्रम है, उद्यम में क्या पॉइंट है, उद्यम पोर्टल में इसमें एमएसएमई को रजिस्टर करना होता था, ठीक है। ये किसके रिगार्डिंग है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्टर करेंगी सो दैट वो फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। ई श्रम पोर्टल, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, ठीक है, वो इसमें रजिस्टर करेंगे। अनऑर्गेनाइज वर्कर का रजिस्टर, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, वो इसमें रजिस्टर करते हैं। लाइक गिग वर्कर्स हो गए, जोमेटो स्विगी वाले, या एग्रीकल्चर लेबरर्स हो गए, या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, उन सब के लिए ई श्रम रहेगा। एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का नौकरी.com, मोस्टल.com टाइप है। असीम वाले में जिसके पास कोई स्किल हो तो वो रजिस्टर करेगा और एम्प्लॉयर उनसे कांटेक्ट करेंगे। एनसीएस से गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है, नेशनल कैरियर सर्विसेज से, ठीक है। तो इन्हीं सब पोर्टल को लिंक करके एक पोर्टल आएगा, ये इसमें पॉइंट था। ECLGS स्कीम के बारे में आपको बता दिया था, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, CGTMSC, ठीक है, और रैम्प प्रोग्राम, ये सब आप देख रहे थे। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश टैक ई पोर्टल, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, इसमें हमने PME विद्या के 200 चैनल का कंसेप्ट देखा। डिजिटल यूनिवर्सिटी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी, ये सारे कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये वुमेन सेंट्रिक, ठीक है, ये सारे पॉइंट वुमेन सेंट्रिक रहेंगे। इसमें क्या क्या जो मेजर पॉइंट्स थे इसमें आप देखते थे, मिशन शक्ति में ये एक तरह से लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर वुमेन के लिए रहेगा, इंटीग्रेटेड केयर, ठीक है, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन। मिशन शक्ति के अंदर स्कीम्स थी संबल और समर्थ्य, मिशन शक्ति के अंदर ये स्कीम है संबल एंड समर्थ्य,
ठीक है। इसी मिशन शक्ति में आप स्कीम देखते हैं संबल एंड समर्थ्य, ठीक है, संबल समर्थ्य। इसी पॉइंट को, ये जितना वुमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव है आप यहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इसके रिगार्डिंग रहेगा। यहाँ आप इसको इस वे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, ये देखते चलेंगे। ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिशन पोषण 2.0, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ठीक है। जो मिशन शक्ति की हम बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति, मिशन पोषण, मिशन वात्सल्य। मिशन शक्ति में देखो ये पॉइंट, मिशन शक्ति इनवाइज द यूनिफाइड सिटीजन सेंट्रिक लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर वुमेन थ्रू इंटीग्रेटेड केयर, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन and empowerment to unshackle women as they progress through various stages of life। इसकी दो सब स्कीम है जो अभी मैंने आपको बताई थी। दो सब स्कीम कौन सी है? संबल एंड समर्थ्य। संबल स्कीम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, समर्थ्य है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये स्कीम आप देख रहे हैं संबल एंड समर्थ्य। और संबल के अंदर कई सारी स्कीम है लाइक वन स्टॉप सेंटर सखी, ये सेंटर शुरू हुए थे ये हरियाणा के करनाल से, वन स्टॉप सेंटर सखी, ठीक है। ये सब संबल में है। वुमेन हेल्पलाइन 181 की वुमेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्यू कंपोनेंट नारी अदालत, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं। और जो समर्थ्य स्कीम है, समर्थ्य में आप देख रहे हैं इसमें जो आपका पॉइंट रहेगा स्कीम्स ऑफ उज्ज्वला, सुधार गृह, ठीक है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, तो ये सारे पॉइंट आप देख रहे हैं। नेशनल क्रच स्कीम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें हम देख रहे हैं एक तो वया वंदना, एक मातृ वंदना, 6,000 रुपी बर्थ पे, बच्चे की बर्थ पे जो मिलते हैं उसके रिगार्डिंग ये स्कीम है। तो ये सब अम्ब्रेला स्कीम इसके अंदर आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा फिर जो आप इनिशिएटिव देख रहे थे वो है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य में आप देख रहे हैं चिल्ड्रन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय पॉलिसी मेकर वन ऑफ द सुप्रीम नेशनल एसेट। तो इंडिया में मिशन वात्सल्य के रिगार्डिंग क्या रहेगा? इट विल इंक्लूड स्टैट्यूटरी बॉडीज, सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल केयर सर्विस, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी। तो इसी को मिशन वात्सल्य कह रहे हैं। और जो पोषण 2.0, ये न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए पूरी स्कीम है पोषण 2.0, ठीक है। इसकी डिटेल आप इधर देखेंगे, पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0 न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। अपने देश में बच्चे माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन ना रहे उसके लिए भाई ट्रैक कर पाए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को जैसे फोन वगैरह दिए पता चले कितना ये डेली बेसिस पे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। एड्रेस चैलेंज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, तभी इंडिया की जो भी आप हंगर इंडेक्स रैंक देखते हैं वहां भी गड़बड़ रहती है, क्योंकि उसमें 4 फैक्टर में 3 फैक्टर तो आप बच्चों पे ही देखते हैं। माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, इन सब के लिए स्कीम रहती है, ठीक है, इन सब के लिए स्कीम है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं। और इसके अलावा फिर जब हम यहाँ देखें क्या पॉइंट, हर घर नल से जल, ये आपको बता दिए, ठीक है, हर घर नल से जल, ठीक है। 3.8 करोड़ घरों में और कनेक्शन देने 60,000 करोड़ के अमाउंट से। अब तक इंडिया में 8.7 करोड़ घरों में कनेक्शन मिल गया, इनमें 5.5 करोड़ तो अभी पिछले 2 साल में ही दिए। दूसरा पॉइंट हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, हाउसिंग फॉर ऑल 80 लाख हाउसेस, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो आप देख रहे हैं 80 लाख हाउसेस, तो ये पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पीएम डिवाइन स्कीम, फर्स्ट स्कीम जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये स्कीम आप नॉर्थ ईस्ट का गति शक्ति टाइप आप देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तरह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज, बॉर्डर विलेजेस के लिए प्रोग्राम आप देख रहे हैं। एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस, यानी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू बी कनेक्टेड बाय कोर बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करेंगे। डिजिटल बैंकिंग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक है। फिर कंसेप्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में ग्रीन क्लियरेंस,
बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ठीक है, सिंगल विंडो पोर्टल जो है परिवेश, इसमें कुछ और चीजें ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ एक और पॉइंट इसमें ऐड करने जा रहे हैं। देखो, इसका स्कोप एक्सपेंड करेंगे, स्कोप ऑफ दिस पोर्टल विल बी एक्सपेंडेड। ई पासपोर्ट वही आपको ये बताया, ये चिप इनेबल्ड पासपोर्ट। अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स रहेंगे। ठीक है, अर्बन प्लानिंग, अमरूत और बाकी सब स्कीम से। क्लीन एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। ठीक है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, जैसे आजकल सिलेंडर भर जाता है, कोई ये खाली हो गया तो फिर भरा हुआ सिलेंडर दे जाते हैं, खाली ले जाते हैं। कुछ कुछ स्कीम रहेगी बैटरी स्वैपिंग के लिए, क्योंकि कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए, चार्ज करने में बैटरी को टाइम तो लगेगा। ऐसे तो गाड़ियों का आप देख के आगे आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो फिर वो सब जैम वगैरह लगा देंगे, पूरा जाम लग जाएगा वहां पे गाड़ियों का। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, उस ट्रैफिक जैम से बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टाइप का इनिशिएटिव सोच रहे हैं। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का पॉइंट रहेगा। और आईबीसी में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो 2016 में आया था, आईबीसी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ आप देख रहे थे आफ्टर सरफेसी, जिसने एनपीए प्रॉब्लम को एड्रेस किया। इसका रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को भी टैकल करेगा। ठीक है, यानी इंडिया से कोई भाग जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बाहर है, तो क्या उसकी ऑक्शन करके उससे रिकवरी की जा सकती है, तो वो सारा पॉइंट। एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, अभी ये पॉइंट हम देख ही रहे थे, गेमिंग वाला पॉइंट। टेलीकॉम सेक्टर में 5G के लिए आप देखेंगे रोल आउट करनी है 5G सर्विस, तो उसी के लिए यहाँ पॉइंट रहेगा भी ऑक्शनिंग वगैरह का। ठीक है, और पीएलआई स्कीम के अंदर ये सब, इसके लिए पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। पीएलआई स्कीम वही है जिसको लेकर न्यूज बनी कि 60 लाख नौकरियां मिलेंगी अगले 5 सालों में। ठीक है, और 14 सेक्टर हैं पीएलआई स्कीम में, तो वही पॉइंट ये आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात है, आत्मनिर्भर इन डिफेंस, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट। इसमें का अपने यहाँ का 68% जो आप देखते हैं, ये जो डिफेंस में हम देख रहे हैं कि 68% यहीं से प्रोक्योर करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट रिड्यूस कर पाए इंपोर्ट्स, डिफेंस में इंपोर्ट्स रिड्यूस कर पाए। सनराइज अपॉर्चुनिटीज किन सेक्टर्स में है, कौन से ग्रोइंग सेक्टर हैं, इनको सनराइज सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल। ठीक है, जियोस्पेशियल सिस्टम एंड ड्रोन, सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं जिनोम, और इसके अलावा स्पेस इकोनॉमी, जिनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, तो ये सब एग्जांपल रहेंगे सनराइज अपॉर्चुनिटीज के। एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, इस पॉइंट को जब हम देखते हुए चलें, ठीक है, जो ज्यादा रेलिवेंट पॉइंट है इसमें उसको डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सोलर पावर के ऊपर। सोलर पावर के ऊपर यहाँ हम देख रहे हैं जो इंडिया ने 2030 का टारगेट रखा हुआ है, उसके लिए एलोकेशन की जा रही है। ठीक है, तो ये सोलर पावर पे। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट आ जाएगा, ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी के लिए आप देख रहे हैं एनर्जी सर्विस कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस मॉडल, तो ये सारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम आते हैं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। ठीक है, इसमें 7.5 लाख करोड़, तो ये वही पॉइंट है जो 34% इंक्रीज इन कैपेक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 34% इंक्रीज इन कैपेक्स विच इज इक्विवेलेंट टू 3% ऑफ जीडीपी, 3% ऑफ जीडीपी के इक्विवेलेंट हम देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, इसके अलावा इफेक्टिव 3 कैसे, वैसे तो 232 लाख करोड़ का जीडीपी की हम कह रहे हैं, 232 लाख करोड़ जीडीपी। ठीक है, अगर हम इसमें एस्टिमेट लें भाई आगे ये बढ़ के कितना हो जाएगी, 258 लाख करोड़, या बजट की कहीं 6% से ज्यादा, या इकोनॉमिक सर्वे 8 से 8.5%, तो ये आगे बढ़ के लगभग इतना हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 3% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड का इनिशिएटिव, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च हो गए। ठीक है, ये सोवरिन ग्रीन बॉन्ड का इनिशिएटिव आप देख रहे हैं, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। ठीक है,
सोवरिन ग्रीन बॉन्ड फंड रेज करने के लिए ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। गिफ्ट सेंटर आईएफएससी के रिगार्डिंग, गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक है, जैसे SEZ एरिया देखते हैं उसी टाइप का यहाँ भी आप देख रहे हैं, और टैक्सेस वगैरह कम। जो गिफ्ट सिटी है उसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट है, एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर आएगा गिफ्ट सिटी में, ठीक है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, और वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज को यहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है, गिफ्ट सिटी के अंदर। तो ये सारे कंसेप्ट रहेंगे। वैसे SEZ की भी डेफिनेशन में चेंज करने की बात हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ब्लेंडेड फाइनेंस, ब्लेंडेड में क्या होता है, जैसे ब्लेंडेड फ्यूल वैसे ब्लेंडेड फाइनेंस 80% इसमें जो आप देख रहे हैं फाइनेंस 20-80 का रेशो हो गया या अदरवाइज, यहाँ क्या रहेगा ब्लेंडेड फाइनेंस में गवर्नमेंट शेयर करेगी 20% एंड द रिमेनिंग फंड मैनेज बाय प्राइवेट फंड मैनेजर। तो बेसिकली एक पेरेंट फंड होगा, फंड होगा, उसके नीचे डॉटर फंड होगा, तो ये सब जो मैनेज करेंगे, ये सारा पॉइंट आपका ब्लेंडेड फाइनेंस के 20% जैसे गवर्नमेंट है, 80% बाय प्राइवेट, ठीक है। फिर डिजिटल रूपी का पॉइंट आ जाएगा ब्लेंडेड फाइनेंस का, डिजिटल रूपी, इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC विल गिव अ बिग बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। वैसे तो आप देख रहे हैं डिजिटल एसेट्स पे तो टैक्स, लेकिन पैरेलली डिजिटल रूपी, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी आप कह सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट इसमें रहेंगे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। बाकी तो टैक्स के रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, टैक्स रिलेटेड अल्टरनेटिव्स, ठीक है, इसमें कोऑपरेटिव्स के लिए टैक्स कम किया था, कुछ लोगों ने इसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया और इसके ऊपर पॉइंट बना दिया कि कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स कम किया, जो कि गलत पॉइंट है। ये किसके ऊपर कम हुआ है, ये आप देख रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। टैक्स रिलीफ ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, टैक्स रिलीफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न 2 साल तक और रिटर्न्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी इसमें था, पिछली 2 रिटर्न को। इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप का पॉइंट है, स्कीम फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% के टैक्स की बात हुई है, ठीक है, और 1% इस पे TDS भी रहेगा, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, NFT, बिटकॉइन, ये सब इसमें आ जाएंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में, ठीक है। तो यहाँ 1% का TDS की भी बात हुई है। लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स बाय डिपार्टमेंट्स, और इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ सरचार्ज, जो सेस और सरचार्ज है वो आपको पता हो टैक्स ऑन टैक्स है, ठीक है, रैशनलाइजिंग TDS प्रोविजन। GST के ऊपर देखो और कोई पॉइंट तो अलग से नहीं, GST पे वैसे डिस्कस कर सकते हैं भाई, जनवरी में ऑल टाइम हाई रहा ये सब, क्योंकि GST में जो चेंजेस हैं वो GST काउंसिल से होंगे, ठीक है, वो बजट के प्रोविजन से नहीं होंगे। GST काउंसिल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रॉपर आर्टिकल और ये सारा पॉइंट देख रहे हैं, तो GST वाले चेंजेस यहाँ एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट फॉर टैक्स रेट चेंजेस हम यहाँ GST वाले नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट कस्टम रिफॉर्म, ड्यूटी रेट चेंजेस, ठीक है, फिर क्या सस्ता क्या महंगा वो आपको दिखाया था, वही सब पॉइंट है, क्लियर है ये चीज। इसी के साथ आपका बजट का टॉपिक कंप्लीट होता है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।